आप सोचेंगे कि 6 महीने के लिए इक्विटी में मैं पैसा डालूंगा, तो हो सकता है 90% चांस है कि आपको एक्सपीरियंस खराब ही मिलने वाला है। कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं? म्यूचुअल फंड जो है वो एक एसेट क्लास नहीं है, वो एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ एंड आई कैन ओनली स्पेयर 10,000 रुपीज अ मंथ टू इन्वेस्ट, हाउ शुड आई बिगिन माई इन्वेस्टिंग जर्नी? जो सबसे एक सेफेस्ट या स्टेबल वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा, तो उसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं SIP, या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड में। तो डेट में जो लिक्विड फंड्स होते हैं, जो मनी मार्केट लिक्विड ओवरनाइट फंड्स, वो सबसे सेफेस्ट हैं। 30,000 अगर मेरी सैलरी है तो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट? तो 50-30-20 एक रूल है जो नीड्स वांट्स एंड सेविंग्स कि 50% आप नीड्स के लिए रखिए, 30% वांट्स के लिए और 20% आप सेविंग्स के लिए रखिए लॉन्ग टर्म। रिस्क कैसे पता लगता है कि कौन से फंड में ज़्यादा रिस्क लिया तो गया है? बहुत से बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न को देखते हैं, वो रिस्क नहीं देखते हैं और उसी चक्कर में फिर नुकसान खाते हैं। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। टाइमिंग भी मैटर करती है क्या SIP की, कि महीने की कौन से दिन हमें लगाने चाहिए? नहीं। वाई गोल्ड इज राइजिंग? इज इट बिकॉज के कंट्रीज लाइक इंडिया आर इन्वेस्टिंग मोर इन गोल्ड rather than buying US dollars? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. The agenda of this conversation today is, in fact, मेरे को भी मेरी फैमिली में बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं ना, वो 500,000 म्यूचुअल फंड दिखते हैं हमें, एंड दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। बोलते तो है म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा सही है वो नहीं किसी को पता, राइट? सो वी रियली वांट टू नो फ्रॉम यू लाइक एन एक्सपर्ट, आप हमें सिखाओ इन लेमैन टर्म्स कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर किसी को, म्यूचुअल फंड क्या, फॉर दैट मैटर अदर ऑल्सो क्लासेस लाइक इक्विटीज, गोल्ड, ऑल ऑफ दैट, बट एज अ बिगिनर व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टार्ट एंड गेट इनटू? अगर मेरे पास आज लेट्स से 10,000 रुपये हैं, मैं अभी अभी जॉब में लगा हूँ या मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ एंड आई कैन ओनली स्पेयर 10,000 रुपीज अ मंथ टू इन्वेस्ट, हाउ शुड आई बिगिन माई इन्वेस्टिंग जर्नी? उसके ऊपर बात शुरू करते हैं। श्योर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक एसेट क्लास नहीं है, वो एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए। चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे आप डेट में इन्वेस्ट करो डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जो दोनों डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, एंड या फिर मल्टी एसेट फंड्स भी होते हैं जो डेट इक्विटी के अलावा गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड फंड भी होते हैं। तो अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीका है, ये एक टूल है, कि इंस्ट्रूमेंट है। ये अपने आप में एक अलग एसेट क्लास नहीं है कि जैसे इक्विटी, गोल्ड या रियल एस्टेट अलग है, वैसे नहीं है। तो ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ की, अच्छा अब करें तो कौन से म्यूचुअल फंड में करें? ऑब्वियसली 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं, तो इतना ईजी नहीं है हर एक के लिए समझना कि किस में करना चाहिए, एंड उसके लिए हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं वो तो मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अगेन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ना तो उनके पास इतना टाइम या बैंडविथ होता है, ना ही वो उन्होंने स्टडी या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होती है। तो सबसे अगर सिंपलेस्ट तरीका है, इट मे नॉट बी द बेस्ट फॉर देम, मे बी फॉर द बेस्ट दे माइट नीड टू गो टू एन एडवाइज़र। किसी निवेश सलाहकार से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से शायद उन्हें समझना पड़े कि उनके लिए बेस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ कितना अमाउंट किस में करना है, कब तक करना है, वो सब चीज़ें। लेकिन अगर एकदम ही बेसिक मैं बोलूँ कि कोई शुरुआत ही कर रहा है, तो उनके लिए मे बी 2 ऑप्शन जो हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जनरली अगर आप देखना चाहें तो आज की तारीख में लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड में, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं। इंडिया में डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत कम है। फ़र्क क्या होता है दोनों में? हाँ, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी बन रही है, लेकिन जब आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदते हैं तो डायरेक्टली आपकी हिस्सेदारी बनती है। म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली बन रही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। जबकि डेट में है कि आप उधार दे रहे हैं, राइट? वो एक बोरोइंग है एक तरह का, जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है वो वापस पैसा चुकाएगी। जबकि इक्विटी में एक ओनरशिप पार्टिसिपेशन है कि जो भी कंपनी का नफा नुकसान है उसमें आपकी हिस्सेदारी बन रही है। तो सेफ तो डेट हुआ ना एक किस्म से। सो डेट जो है वो इक्विटी से सेफर इन जनरल है, लेकिन अगेन डेट में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो डेट में जो लिक्विड फंड्स होते हैं, जो मनी मार्केट उनको बोलते हैं, लिक्विड ओवरनाइट फंड्स, वो सबसे सेफेस्ट हैं। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन वगैरह जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये रिलेटिवली सेफर हैं। एंड उसके बाद जो होते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड्स जो होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, तो उनमें कई बार नेगेटिव मूवमेंट भी आ सकता है काफ़ी।
जबकि जो लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट वगैरह इनमें बहुत ही रेयर चांस में आपको कुछ नेगेटिव आउटकम आने का चांस होता है। मतलब लिक्विड में तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कि कभी मैंने नेगेटिव रिटर्न देखा हो पिछले 10-15 साल में। अच्छा। और अल्ट्रा शॉर्ट में भी अगर होगा तो बहुत ही कम एक पीरियड के लिए, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न आया हो। लेकिन जो डायनामिक बॉन्ड फंड हैं जो इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनमें जो निवेश होता है वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट होकर नेगेटिव आउटकम भी कभी आ सकता है। लेकिन हाँ, रिलेटिवली डेट जो है एज ए एसेट क्लास वो शॉर्ट टर्म के लिए है, सेफर है, ज़्यादा लिक्विड है। एंड इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, और लिक्विडिटी भी उस वजह से इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि आपको आज पैसा चाहिए और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20-30-40% डाउन है तो आपको फिर नुकसान में उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो मेरी सैलरी 30,000 रुपये महीना है, ठीक है। मोस्टली एवरेज सैलरी जब लोग स्टार्ट करते हैं तो 20-25-30,000 की रेंज में रहती है। कितना % मुझे निकालना चाहिए आइडली एज अ रिकमेंड करो आप एडवाइजर कि मेरे को 30,000 अगर मेरी सैलरी है तो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, इफ आई इन्वेस्ट एट ऑल, येस और नो, एंड इफ आई इन्वेस्ट हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, और उस इन्वेस्टमेंट को मैं कहाँ करूँ, कैसे प्लान करूँ? राइट। तो अगेन एज एन एडवाइज़र हाँ, जब हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता है। हर एक की स्थिति अलग है, हर एक का रिस्क प्रोफाइल अलग है, उनकी लाइफ सिचुएशन अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका रिस्क और रिटर्न ऑब्जेक्टिव अलग है, तो हर एक के लिए एक अलग रिकमेंडेशन होगा। लेकिन अगर हमें जनरलाइज करना है तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टन रूल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड, अगेन मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन, एंड पर्सनली आई डोंट रियली प्रेफर दीज थंब रूल्स। लेकिन थंब रूल्स भी बनते क्यों हैं? क्योंकि शायद वो बहुत सारे लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो हो सकता है 100 में 100 पे अप्लाई नहीं करे, लेकिन 100 में शायद 50 पे अप्लाई करे, इसलिए वो थंब रूल बना है। तो 50-30-20 एक रूल है जो नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स, कि 50% आप नीड्स के लिए रखिए, 30% वांट्स के लिए, और 20% आप सेविंग्स के लिए रखिए लॉन्ग टर्म। तो वो जो सेविंग्स वाला हिस्सा है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स वाला, वो अगर 30,000 आप कमा रहे हैं, 6,000 अगर आप बचा सकते हैं शुरुआत के लिए, बिफोर यू कैन गेट एक्सेस टू एन एडवाइजर, अ गुड एडवाइजर, क्योंकि एक अच्छा एडवाइजर भी हर एक को एक्सेसिबल नहीं होता है, राइट? क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में एडवाइजर जो रजिस्टर्ड है वो बहुत ही कम है, 400 कुछ रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, और वो टिपिकली चेस कर रहे हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन एडवाइजर्स हैं वो चेस कर रहे हैं HNIs, अल्ट्रा HNIs को, तो जहाँ पे मिनिमम टिकट साइज ही 1 करोड़ प्लस हो, राइट। तो एक 30,000 कमाने वाला बंदा उस एडवाइजर को अपने सर्विसेज उसकी लेने के लिए सोच भी नहीं पाए शायद। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा भी प्लेटफॉर्म है मल्टीपल, वैसे ही और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़े बहुत एडवाइजरी, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे वो जाके कर सकते हैं निवेश, वहाँ पे उनको सही सलाह मिल सकती है। लेकिन अगेन जो प्लेटफॉर्म्स पे वो पूरी डिटेल शेयरिंग वगैरह नहीं हो पाती, तो जब वो एडवाइजर को अफोर्ड कर पाए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन जब वो शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो 6,000 वो बचा रहे हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बचा रहे हैं, तो या तो वो एक इंडेक्स फंड ऑप्शन देख सकते हैं, जो निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड है, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी आजकल कई सारे आने लग गए, लेकिन जो सबसे एक सेफेस्ट या स्टेबल बोलूँगा कंपैरेटिवली वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा। तो उसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, SIP, या फिर कोई फ्लेक्सी कैप में फंड में। फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क यही है कि जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स को मिरर करता है, जो बेंचमार्क है मतलब 50 स्टॉक्स का, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, 50 स्टॉक्स जो उन निफ्टी में कंपनीज है, में ही इन्वेस्टमेंट होगी, उनमें ही इन्वेस्टमेंट होगा, उसी प्रपोर्शन में होगा जो उनका इंडेक्स में प्रपोर्शन है। अच्छा, राइट? तो प्रोपोर्शन भी चेंज नहीं होगा? हाँ, अच्छा, मोर और लेस उसी में होगा, माइनर थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रैकिंग एरर, लेकिन मोर और लेस उसी में वो होगा। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्रपोर्शन को चेंज करने की। वो जरूरी नहीं कि 50 स्टॉक में ही करें निफ्टी वाले, दे कैन इन्वेस्ट इन अ लार्जर यूनिवर्स, क्योंकि आज 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनमें से वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बेहतर लग रही है, वैल्यूएशन के बेसिस पे या बिजनेस आउटलुक के बेसिस पे। और उसमें भी जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 सेगमेंटेशन है मार्केट के, वो किसी में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या फ़र्क होता है लार्ज मिड स्मॉल में? लार्ज मिड स्मॉल में फ़र्क ये देखिए, बाई डेफिनेशन दुनिया भर में अलग अलग डेफिनेशंस हैं इसकी, लेकिन इंडिया में जो सभी ने किया है डेफिनेशन वो ये है कि जो पहले 100 स्टॉक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जो एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से जो पहले 100 स्टॉक है वो लार्ज कैप है, अगले जो 150 हैं वो मिड कैप हैं, और उसके बाद के सभी स्टॉक्स जो हैं वो क्लासिफाइड एज स्मॉल कैप हैं। लार्ज कैप जनरली बड़ी कंपनियां हैं जो स्टेबल है लॉन्ग टर्म, टाटा, रिलायंस वगैरह हो गए, जो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली लॉन्गर हिस्ट्री है। फिर उसके बाद उनसे जो नेक्स्ट लेवल कंपनीज है वो मिड कैप में आ गई, उसके बाद सबसे जो छोटी कंपनीज है जिनमें अधिकतर नई कंपनियां जो उभर के आ रही है वो सब स्मॉल कैप्स में IPOs जो होते हैं जैसे। हाँ, तो SME IPOs तो अलग सेगमेंट हो गया मार्केट का, वो कंपनीज फिर माइग्रेट कर सकती है मेन एक्सचेंज पे। अच्छा, तो जनरली अगर वो माइग्रेट भी करेंगी, अगर उस समय वो छोटी कंपनी है वो स्मॉल कैप में जाएंगी। हाँ,
तो अब फ्लेक्सी कैप में जो मैनेजर हैं उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको कितना लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। तो वो वैल्यूएशंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है, वो स्टडी कर रहे हैं। अगर एक अच्छे फंड मैनेजर हैं तो वो हो सकता है कि जब वैल्यूएशन स्मॉल कैप के रिच हैं तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा प्रोपोर्शन रखें, और जब स्मॉल कैप्स रीजनेबल हो तो फिर वो स्मॉल कैप्स को बढ़ा ले, लार्ज कैप को कम कर लें। तो इसके लिए ये एक हो गया। एक मल्टी एसेट भी है, जो मान लीजिए अगर किसी को एक्सपोजर चाहिए इक्विटी के बियॉन्ड भी, एक मल्टीपल एसेट क्लासेस में, गोल्ड हो गया, गोल्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मल्टी एसेट फंड भी है जहाँ पे अगेन मैनेजर जो है अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको सभी चीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है डाइवर्सिफाइड। तो ये ऑप्शन एक शुरुआत में देखे जा सकते हैं। बट इनमें सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कौन सा रहता है और सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में एक्सपेक्टेड होता है? देखिए रिटर्न्स जो हैं फ्लेक्सी कैप में इंडिया में एक्टिव मैनेजर्स हैव बीन एबल टू बीट इंडेक्स। अच्छा, तो इंडेक्स फंड से हो सकता है फ्लेक्सी कैप में रिटर्न बेहतर बने। अच्छे अगर फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाल रहे हैं पैसे। अच्छे का क्या मतलब है? और अच्छे का मतलब है वही है, अब वो तो आपको स्टडी और एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किसकी फिलॉसफी सही है, इन्वेस्टमेंट की साउंड फिलॉसफी है, किसका फ्रेमवर्क इन्वेस्ट करने का सही है। बट एज अ बिगिनर मैं क्या 3-4 चीज़ें देखूं कि ये जो एनालिसिस है वो मेरे लिए बहुत इजी अंडरस्टैंड करना, कि आपने जैसे 3-4 चीज़ें बोली कि उनकी फ्रेमवर्क क्या है, उनकी फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, उनका पास्ट रिटर्न क्या है, राइट? अब मेरे को समझना हो अगर चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें, हाउ डू आई फिगर इट आउट? तो इसमें देखिए समझने के लिए स्टडी तो करनी पड़ेगी, बिना स्टडी के तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। एंड इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद बहुत से लोगों को एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़े। हाँ, हो सकता है शुरुआत में अफोर्ड नहीं कर पाए तो एक डिजिटल एडवाइज़र जो है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो कोशिश कर रहे हैं उनकी सहायता लें। लेकिन एकदम ही मैं बेसिक बोलूँ कि आप एकदम ही शुरुआत में चाह रहे हैं कि आपको, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। आज प्लेटफॉर्म है हमारा, हम एडवाइस भी दे रहे हैं, सही एडवाइस देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। तो रिटर्न्स एक जरिया है ऑब्वियसली समझने का, लेकिन पास्ट रिटर्न्स जो हैं दे आर नॉट द बेस्ट इंडिकेटर। क्योंकि आज जब हम स्टडी कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड को, हम क्या क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ एक पास्ट रिटर्न जो पिछले 1 साल का है, 3 साल का नहीं देख रहे हैं। हम एक लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स देखते हैं, और वो भी रोलिंग रिटर्न बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 साल पहले करते तो क्या होता, आप पूरी जो उसकी हिस्ट्री है, मान लीजिए 10 साल है, 10 साल में किसी भी दिन अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो क्या रिटर्न बनता, उसका एवरेज क्या है। 10 साल में किसी भी दिन 1 साल के लिए करते तो उसका क्या रिटर्न है, 5 साल के लिए करते तो उसका क्या रिटर्न है। तो अलग अलग पीरियड्स के लिए जो रोलिंग रिटर्न है उसका एक हम एवरेज लेते हैं। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि चर्न कितना है, वो पोर्टफोलियो को टर्नओवर कितना है पोर्टफोलियो में। मतलब उसका क्या मतलब? तो इसका एक टर्नओवर रेशियो जो है वो मिल जाएगा आपको बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड एनालिसिस वेबसाइट्स पे रहता है। बट होता क्या है ये? हाँ, ये होता ये है कि वो कितनी बार बेच या खरीद रहे हैं स्टॉक्स को। अच्छा, अगर कोई फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, कि जो मान लीजिए 100% प्लस चर्न रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, कि मतलब उन्होंने साल भर में पूरा पोर्टफोलियो ही बदल दिया, राइट। तो आज जब एक इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए सही इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें फिर आप बार बार अगर चर्न कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है। तो अगर किसी का चर्न रेशियो कम है, 20-30% ही है, तो मतलब वो एक सिग्नल है कि वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फंड मैनेजर का है, राइट। तो चांसेस हैं कि वो बेहतर करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि कम चर्न वाले खराब अच्छा करेंगे और ज़्यादा वाले खराब मतलब ये करेंगे। बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा लेकिन रिस्क एपेटाइट है प्रोबेबिलिटी जो है हाँ। इनकी शायद बेहतर करने की ज़्यादा है। इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है क्योंकि ये टर्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें, जितनी बार आप खरीद बेच रहे हो कॉस्ट लग रहे हैं आपके। फिर फिलोसॉफी भी साउंड नहीं है क्योंकि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी नहीं आ रहा है फिर। तो वो एक चीज़ है। तो कोई भी जो चीज़ है उसको आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते, लेकिन एक ब्रॉड रूल की तरह देख सकते हैं कि हाँ, जिसका चर्न रेशियो कम है वो शायद बेहतर हो, जिसका रिटर्न्स रोलिंग रिटर्न्स बेहतर है वो शायद बेहतर हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे हम मेट्रिक्स देखते हैं जो अगेन आपको कई सारे म्यूचुअल फंड रिसर्च वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। उनको समझना ऑब्वियसली पड़ेगा आपको कि किस तरह से उसको देखना है। तो उन मेट्रिक्स को जब हम देखते हैं कि किसने रिस्क बेहतर मैनेज किया, क्योंकि रिटर्न एक चीज़ है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको दोनों देखना है, रिटर्न भी देखना है, रिस्क भी देखना है। बहुत से बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न को देखते हैं, वो रिस्क नहीं देखते हैं, और उसी चक्कर में फिर नुकसान खाते हैं। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। नहीं तो फिर रिटर्न्स आपको लक से भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर आप नुकसान भी खाओगे उसके बाद। तो ये रिस्क कैसे पता लगता है कि कौन से फंड में ज़्यादा रिस्क लिया गया? तो अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं रिस्क के। हाँ, जो जैसे शार्प रेशियो है, टेनोर रेशियो है, डाउनवर्ड कैप्चर है, तो इन रेशियोज को देखना पड़ेगा। बहुत सारे पब्लिकली म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे ये रेशियोज, तो उसमें से देख के भी आप समझ सकते हैं, बेसिक आप समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, डिटेल अगर आपको समझना है तो अगेन एज आई सेड फिर आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बट सर बात ये आती है ना कि एक बिगिनर हाँ, इतना ज़्यादा दिमाग
तो नहीं लगा सकता, राइट, ना उसके पास टाइम है। राइट, तो इसके लिए फिर इंडेक्स फंड है सबसे बेस्ट ऑप्शन, हाँ। कि आप इंडेक्स फंड में कर दो। लेकिन इंडेक्स फंड बाय डेफिनेशन एवरेज रिटर्न देगा, राइट, वो ना खराब देगा ना अच्छा देगा, पर एवरेज देगा। और आपकी डेफिनेशन क्या एवरेज की? एवरेज जो मार्केट का रिटर्न है, क्योंकि इंडेक्स तो मार्केट का है, तो मार्केट का रिटर्न क्या रहा है पिछले 20-25 साल का अगर हम देखें हिस्ट्री, तो अराउंड 15% जैसा मार्केट ने रिटर्न दिया है। और अगर अगले 10-20 साल में भी, बिकॉज इंडिया में जो भी फैक्टर्स हैं अलाइंड है अगर ग्रोथ के लिए, तो इंडिया में एक चीज़ है कि मार्केट का जो रिटर्न है वो लार्जली इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लार्जली फ्री मार्केट है हम। एंड 15% जैसा अगर नॉमिनल ग्रोथ है पिछले 20-25 साल की, तो 15% हमने मार्केट का रिटर्न भी देखा है। अगले 10-20 साल में अगर नॉमिनल ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह कम है, नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ 7-8% हो, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 3-4% है, नॉमिनल ग्रोथ 12% है, तो मार्केट भी 12% जैसा रफली रिटर्न देगा। और वो 12% रिटर्न भी बहुत से लोगों के लिए शुरुआत के लिए काफ़ी है, जब तक वो एक स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो एडवाइस तक नहीं पहुंच पाते, तब तक के लिए ठीक है। हाँ, उसके बाद में जब वो ज़्यादा डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे, एक प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, तो हो सकता है वो मार्केट बीटिंग रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएँ। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे तो शायद ये 12% भी नहीं बनेगा, हो सकता है नेगेटिव भी हो, राइट। या फिर जो सबसे हॉट जो चल रहा है, कोई थीम चल रही है मार्केट में कि पर्टिकुलर सेक्टर फंड बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक तो वो थीम पूरी प्ले आउट हो चुकी है, तो उसमें फिर आप नेगेटिव रिटर्न्स भी बनाओगे। तो करीब 30-40% इन्वेस्टर्स जो पिछले 3-4-5 साल में आए, उनमें वो रिटर्न नहीं बना पाए, क्योंकि दे वर जस्ट चेजिंग जो हॉट फंड्स थे कि हाँ अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने चले गए, लेकिन वो रैली तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उसके बाद तो पैसा बना नहीं उस सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो अभी डाउन भी हैं, करेक्ट। तो उसमें वो लॉस भी खा रहे हैं। तो इन शॉर्ट वही है कि इंडेक्स फंड एक शुरुआत के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इंडेक्स फंड के बियॉन्ड अगर जा रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो एक देख सकते हैं, अगर आप वो जो पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ वो अगर आप देख के समझ पाए, जो रिसर्च वेबसाइट्स वगैरह पे इंडेक्स आपको मिल फंड रहे में हैं। भी ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइप के इंडेक्स फंड होते हैं, कोई किसी बैंक का है, कोई किसी बैंक का है, या कोई किसी म्यूचुअल फंड हाउस का है। हाँ, हर म्यूचुअल फंड हाउस का एक इंडेक्स फंड होगा, निफ्टी 50 तो होगा। तो हाउ डू आई नो विच वन इज बेटर फॉर मी? उसमें जो एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है, ट्रैकिंग एरर कम है, ये 2 चीज़ें ही होती है इंडेक्स फंड में। होता क्या है, एक्सप्लेन करो। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब है कि जो फंड हाउस कितना आपको चार्ज कर रहा है। अच्छा, अब मतलब इंडेक्स, मैंने अगर 1,000 रुपये लगाए SIP में हर महीने, तो मेरा अगर 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो मेरा 10 रुपीज़ वो मुझसे चार्ज करेंगे। राइट, Okay. लेकिन इंडेक्स फंड में बहुत ही कम होता है एक्सपेंस रेशियो, 5-10 बिप्स होगा जनरली निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, क्योंकि वो बहुत ही लार्ज इंडेक्स है, वाइडली पॉपुलर इंडेक्स है। अब एक तो ये हो गया कि एक्सपेंस रेशियो आपने देख लिया। कितना मैक्सिमम रेंज होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो का, जब हम कंसिडर करें कि ये डिसेंट ले रहे हैं? देखिए, अगेन फंड कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होगा। सिंस हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड में 5-10 बिप्स ही होता है जनरली निफ्टी 50 पे, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ट्रैकिंग एरर जो एक है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इतना अंतर नहीं होगा। व्हाट इज तो ट्रैकिंग एरर? कि इंडेक्स से कितना वो डिविएट कर रहे हैं अच्छा, फंड मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आएगा नहीं। तो जिसका भी ये 2 पैरामीटर्स अगर देख लें कि आप कम है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सिंपल है काफ़ी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, ये 2 पैरामीटर्स ही मेजर हैं, इसमें से किसी में भी देख के कोई भी AMC के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हम SIP करते हैं, SIP का तो मतलब ये हो गया कि हम हर महीने पैसा लगा रहे हैं या हर 15 दिन में पैसा लगा रहे हैं, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि भाई मैंने एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लिया या एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मैं हर महीने 6,000 रुपये लगाऊंगा। ये मेरा SIP हो गया। टाइमिंग भी मैटर करती है क्या SIP की, कि महीने की कौन से दिन हमें लगाने चाहिए, ऐसा भी फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो देखिए SIP बाय डेफिनेशन एक एवरेज प्रोडक्ट है, जिस तरह इंडेक्स एक एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडेक्स में आपको सोचना नहीं है कि क्या अच्छा खराब स्टॉक, कुछ सोचना नहीं है, वो इंडेक्स को मिरर कर रहा है, इंडेक्स X रिटर्न दे रहा है, आपका फंड भी लगभग उतना रिटर्न दे देगा, माइनस जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब रहा सवाल SIP का, SIP ओवर द साइकिल आपको करना है, राइट। अभी अगर आप मार्केट तेज़ी में है उस समय आप आए, और फिर जब मार्केट नीचे गया आपने बंद कर दिया, तो आपको नुकसान होगा SIP में भी, एवरेज रिटर्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पीक पे इन्वेस्ट किया, जब नीचे आया मार्केट, जब आपको बेटर वैल्यूएशन पे यूनिट्स मिल सकते थे तब आपने बंद कर दी। तो इसलिए टाइमिंग SIP में नहीं करनी है, SIP को चलते रहने देना एक साइकिल में पूरे मार्केट का। अगर एक पीक टू पीक जो साइकिल है या बॉटम टू बॉटम जो साइकिल है, उसमें SIP थ्रू आउट चलते रहनी चाहिए, तभी आपको जाके वो मार्केट का एक एवरेज रिटर्न मिलेगा। इस पे होता है ना लॉस अवर्जन थ्योरी, यही तो है कि जब भी हमारा लॉसेस होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहला जब डिप आता है ना हमारा, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, SIP को बंद कर देते हैं। राइट, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। हाँ,
इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। इंडिया में क्या है, फनी चीज़ ये है कि लोग एफडी में पैसा रखते हैं 20 साल के लिए। 20 साल की एफडी कोई नहीं बनाता, लेकिन एक दो साल की एफडी बना के उसको बस एक्सटेंड करते रहते हैं। रोल ओवर करते रहते हैं, नई एफडी बनाते रहते हैं। और इक्विटी में उनको चाहिए कि 6 महीने में पैसे डबल होके मेरे बैंक में आ जाए। होना चाहिए उल्टा। हाँ, आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में डालना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी और लिक्विडिटी रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी लिक्विडिटी तो चाहिए तब भी, लेकिन रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। लेकिन लिक्विडिटी जो है इक्विटी में गारंटीड नहीं है, क्योंकि मार्केट 20% डाउन भी हो सकता है आपने खरीदा उसके बाद, और अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो इसमें चीज़ ये है कि इक्विटी में बस अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि आपको हर दिन मोबाइल पे आप देख सकते हो, अनलाइक अदर एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट वगैरह में, जहाँ पे आपको हर दिन प्राइस नहीं दिखती। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ आपको अपने मन को थोड़ा समझाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं एक ही सोल्यूशन बोलूँगा। आप निफ्टी 50 का चार्ट आप खोल के देख लो 10 20 30 साल का, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन इवेंचुअली रिटर्न बन रहा है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी भी हमारे यहाँ डिमांड पेनिट्रेशन बहुत कम है, डेमोग्राफिक्स हमारे बेहतर हैं, और भी जो चीज़ें हो रही हैं डिजिटल लेवल पे, या डिसिसिव लीडरशिप भी है, डेमोक्रेसी भी है, तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं हमारे लिए। और अगले 10-20 साल तक रिटर्न नहीं बनने के लिए हमें कुछ तो बहुत ही खराब करना पड़ेगा। मतलब अगर हम नॉर्मल भी चलते रहे तो भी रिटर्न आएगा, तो भी रिटर्न बनेगा मार्केट में। तो उस हिसाब से टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, इक्विटी में शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत सोचिए। सेफ्टी लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से चलिए। शॉर्ट टर्म में आपको सेफ्टी और लिक्विडिटी चाहिए, तो उसके लिए आप डेट इंस्ट्रूमेंट में रखिए पैसा। इक्विटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आप सोचेंगे कि 6 महीने के लिए इक्विटी में मैं पैसा डालूंगा, तो हो सकता है 90% चांस है कि आपको एक्सपीरियंस खराब ही मिलने वाला है। और फिर अगर आप बाहर निकल जाओगे सोच के कि नहीं ये तो सट्टा है, तो वो तो आपने उसको उस तरह से देखा। इक्विटी सिर्फ सट्टा नहीं है, सट्टा भी कर रहे हैं, 95% लोग सट्टा ही कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं। मेक सेंस। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, जब भी हम किसी भी ऐप पे जाते हैं, एसआईपी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है कि एसआईपी कर लो या लमसम इन्वेस्ट कर लो, राइट। लमसम तो मतलब मैंने आज 50,000 लगा दिए, 1 लाख लगा दिए, जो भी मेरा मतलब कंफर्टेबल बजट है मैंने एक ही साथ लगा दिया। दोनों में फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं लमसम लगाने में वर्सेस एसआईपी करने में? देखिए लमसम में वही है कि मार्केट के वैल्यूएशन की आपको जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोविड के टाइम पे मार्च 2020 में मैंने कहा था कि जो भी पैसा आप 2 साल के लिए स्पेयर कर सकते हो आप डाल दो क्लाइंट्स को। जब मैंने कहा अच्छा, तो वो तो लमसम था, वो तो एसआईपी नहीं थी, लेकिन उस समय वैल्यूएशन लो थे। अब वो वैल्यूएशन लो है, वो समझने के लिए या तो आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जिससे आप समझ पाएं कि हाँ मार्केट का वैल्यूएशन लो है, और फिर आप लमसम में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में जैसे स्टॉक्स में तो होता है कि हम पी रेशो देख के पता लग जाता है कि वैल्यूएशन कम है ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसा मैट्रिक होता है कि जिससे पता लगे? म्यूचुअल फंड तो देखिए अल्टीमेटली इन्वेस्ट तो वो भी स्टॉक्स में ही कर रहे हैं, तो अगर इक्विटी मार्केट रिचली वैल्यूड है तो चांसेस है म्यूचुअल फंड भी रिचली वैल्यूड है। हाउ डू आई नो इक्विटी मार्केट करंटली इज वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड? तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आपके पास होना पड़ेगा। जैसे अभी मैं भी जो आपको बता रहा था मॉडल, तो मॉडल भी काफ़ी स्टडी और रिसर्च के बाद बना है, तो वो इजी नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग पी वगैरह देख लेते हैं, तो वो एक क्रूड तरीका है देखने का, लेकिन इट इज़ नॉट द बेस्ट वे। क्योंकि आज जब हम वैल्यूएशन देख रहे हैं हम सिर्फ पी नहीं देख रहे हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, राइट। उसके बेसिस पे, मॉडल के बेसिस पे फिर हम डिसाइड कर रहे हैं मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। लेकिन अगर एक क्रूड मैट्रिक देखना है तो पी एक मैट्रिक हो सकता है। बट वो फिर एप्लीकेबल है इंडिविजुअल स्टॉक पे ना? नहीं, इवन मार्केट का भी, जो निफ्टी का भी पी मिलता है। अच्छा, इंडेक्स का। अच्छा, इंडेक्स का भी स्पेसिफिकली पी रेशियो मिलता है? हाँ, आप एक्सचेंज के वेबसाइट पे देख सकते हैं पी रेशियो। तो अगर पी रेशियो हाई है तो मतलब वैल्यूएशन थोड़ा रिच है। हाई का कोई डेफिनेशन कि कितना हाई सही है, कितना लो सही तो है? जो एवरेज हिस्टोरिकल इंडिया में पी रहा है वो अराउंड 20 के आसपास रहा है निफ्टी का, पिछले 20-25 साल का। जो मतलब अगर data मुझे available 20 पे है, मिल रहा है तो इट्स अ गुड बाय, वो ऐसा? 20 इज एवरेज। ओके, उससे कम होगा तो बेहतर है, उससे ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव है, हाँ, उस हिसाब से। got it. लेकिन अगेन एज आई सेड इट्स अ क्रूड मेट्रिक, इट इज़ नॉट लाइक द बेस्ट वे टू मेजर। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई और फ्रेमवर्क नहीं है तो इसको आप शायद यूज़ कर सकते हैं। अब लेट से मैं 30,000 की सैलरी से पहुंच गया हूँ 1 लाख महीने की सैलरी पे, राइट। मेरी ग्रोथ हो गई, जो भी है, अब मैं एक्स्ट्रा पैसे स्पेयर कर सकता हूँ। अब क्या सेम एक्सपेंसेस भी मेरे बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा? ये 50-30-20 वाला जो रूल है अभी भी एप्लीकेबल है, या ये कॉम्पोजिशन चेंज होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम? ऑब्वियसली चेंज होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई वांट टू लिव, यू वांट टू लिव, राइट। क्योंकि
कुछ लोग हैं वो कंटिन्यूसली अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते रहेंगे, कुछ लोग हैं वो एक लेवल पे पहुंच के उनको लगता है हाँ ठीक है ये मुझे बस मेंटेन करना है अभी। तो अगर आप लाइफस्टाइल सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं और इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। तो हर एक की सिचुएशन अलग होगी डिपेंडिंग ऑन कि वो अपना लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपने लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज नहीं की, इनकम ज़्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू लाइफस्टाइल चेंज, ऑब्वियसली आपका सरप्लस ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से वी विल हैव टू सी कि कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कब तक के लिए कर सकते हैं, एंड फिर गोल्स, राइट, कि आपके गोल्स क्या हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक रिटर्न्स के हिसाब से, तो चांसेस आर हाई कि आप जाके उसको चेज करेंगे जो मार्केट में अभी तेज़ी चल रही है, जिसमें जो हॉट चल रहा है मार्केट में। लेकिन अगर आप एक होलिस्टिक तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, प्लानिंग से देखना शुरू करेंगे, इस तरह से कि हाँ आज मेरे पास क्या है, मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और वहाँ पे मैं किस तरह से पहुँच सकता हूँ, तब फिर आप रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस करना शुरू कर दोगे। तो गोल होना ज़रूरी है, मतलब गोल हो तो बेहतर है। ऑफ कोर्स गोल मतलब कॉग्निटिव लोड भी है, हाँ। कि गोल्स मतलब प्रेशर आ जाता है ना, सोचना फिर पड़ेगा हाँ। कि क्या है। लेकिन इनहेरेंटली सबके अंदर गोल्स होते हैं, बस उसको रिफाइन करने के लिए प्रेशर लगता है। मतलब कुछ ना कुछ एम तो होता ही है सबका, कि मुझे शादी करनी है, या मेरे को फॉरेन ट्रिप करना है, या मुझे और वो आईफोन चेंज खरीदना होते है। रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बनाया तो बस वो पत्थर की लकीर हो गई, वैसा नहीं है। डायनामिक है, क्योंकि आपकी लाइफ सिचुएशन चेंज होगी, प्रोफेशनल सिचुएशन चेंज होगी, उसके हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन एक प्लानिंग की शुरुआत अगर करें तो आउटकम भी जो आपको चाहिए इवेंचुअली वो वहाँ तक पहुँचने में सहायता उससे मिलेगी प्लानिंग से। और एक होलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को देखोगे रादर देन एक पीसमिल तरीके से देखने की जगह। अब उसमें हो सकता है कि आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो होना चाहिए 60%, लेकिन आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है 10%। तो जब आप होलिस्टिकली देखना शुरू होगे तो तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ मेरे को तो इन पैसों की जरूरत ही नहीं है अगले 3 साल, तो मैं इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन कर सकता हूँ। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ज़्यादा एलोकेशन कर सकता हूँ, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में आप करो, चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू करो। तो जब होलिस्टिकली आप देखना शुरू करोगे तो एक तो रिस्क प्रोफाइल भी आप देखोगे अपनी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप रिटर्न चेज कर रहे हो, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजिकल जो बेंट ऑफ माइंड है वो ऐसा है कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं आप एकदम ऊपर नीचे हो जाते हो, पैनिक कर जाते हो। तो अब जब एक एडवाइजर उस चीज़ को देखता है तो वो उस चीज़ को फैक्टर करता है कि हाँ, क्योंकि रिटर्न तो मॉनेटरी है लेकिन उसके सामने कॉस्ट क्या है, तो वो जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिटर्न आपका बन रहा है लेकिन आप इसका इतना स्ट्रेस ले रहे हो वोलेटिलिटी का कि वो रिटर्न बन के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो स्ट्रेस आपको और ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, आपके डेली लाइफ में, आपके काम में अफेक्ट कर रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या है फिर? हाँ, इस पर ना एक बहुत अच्छी कोट भी है कि इफ़ यू चेक योर पोर्टफोलियो लेस यू लर्न मोर। बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो और आज म्यूचुअल फंड क्यों मैं कहता हूँ कि एक डायरेक्ट स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ एनएवी दिखता है, हर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। मतलब महीने के एंड में आता है आपका पोर्टफोलियो डिटेल म्यूचुअल फंड शेयर करता है, लेकिन लोग कोई देखते नहीं है उसको। और एनएवी में क्या है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं आती जितनी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आती है, एटलीस्ट रियल टाइम तो नहीं आती। हाँ। तो ठीक है, एंड ऑफ द डे आप फिर भी देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में क्या होगा, एक स्टॉक आपका 10% गिर गया एक ही दिन, वो तो एक सेकंड में बढ़ रहा है ना, कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो 10% जब आप डाउन देखते हो तो आप एकदम से पैनिक कर जाओगे। तो अब म्यूचुअल फंड आपको एकदम से 10% डाउन नहीं दिखेगा, हो सकता है चलो आधा 1% डाउन है, थोड़ा सा हिट होगा, लेकिन वो एकदम से 10% वाला इंपैक्ट नहीं आएगा उसमें। तो वो चीज़ है। तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एज अ बिगिनर आप रिकमेंड करोगे इफ आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू गो? म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू गो। बट वो था 30,000 रुपये पे, जब मैं 1 लाख पे पहुंच गया, अब मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड के अलावा भी कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जब तक आप एक अच्छे एडवाइजर को एक्सेस नहीं कर सकते तब तक म्यूचुअल फंड इज द ओनली एंड बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि फंड मैनेजर्स जो हैं, फंड हाउसेस जो हैं, ऑब्वियसली उनमें भी अगेन देयर विल बी अ रेंज कि कोई अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली दे आर मोर क्वालिफाइड, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द टीम टू डू इट, राइट। आपके पास ना तो टाइम है ना बैंडविड्थ है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग भी जो है, ऐसा नहीं है कि आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली एक कुछ समय स्पेंड करके और उसके बाद आप बिल्कुल समय स्पेंड नहीं करोगे और उसी अंडरस्टैंडिंग पे आप जिंदगी भर इन्वेस्ट करते हो, वैसा नहीं होता। आज मान लीजिए मैंने कुछ क्वालिफिकेशंस जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है वो ले ली, उसके बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में काम कर लिया 7 साल, उसके बाद ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट जो एक्सपीरियंस है एज एन एडवाइजर एवरीथिंग 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि चलो मैं हफ्ते में 2 घंटे खाली दूंगा, जो कि आम पब्लिक करती है, राइट, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आप काम में बिजी हैं, उतना भी नहीं करते, 2 घंटे भी नहीं देते लोग। 2 घंटे भी नहीं देते शायद हफ्ते में। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि हाँ मैं 2 घंटे दे दूँ और बस हो गया, नहीं होता, क्योंकि ये डायनामिक चीज़ है, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, इकोनॉमी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, मार्केट्स कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है।
तो हर एक चीज़ को अगर आपको फैक्टर करना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा, बैंडविड्थ तो देनी पड़ेगी। आज हमारे भी यहाँ टीम एक काम कर रही है, राइट, वो अलग अलग चीज़ें ट्रैक कर रही है, तो सभी चीज़ें एक अकेले प्रोफेशनल के लिए भी ईजी नहीं होता है, राइट। इवेंचुअली आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है अलग अलग चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये है कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करोगे बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना मॉनिटरिंग के, तो वहाँ पे नुकसान होने का चांसेस और बहुत ज़्यादा हाई है। आप गलत स्टॉक पिक करोगे, उसमें पैसा लगाओगे, आपको पता नहीं है राइट टाइम स्टॉक में कब है जाने का, एग्जिट कब करना चाहिए मुझे स्टॉक से, राइट। सो विल मेक you're exposed to making different kind of mistakes 100%। which are avoided in और mutual fund। म्यूचुअल फंड्स में भी अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, मतलब एक शुरुआत में शायद इंडेक्स फंड एक शुरुआत हो सकती है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली जैसे जैसे आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है तो यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसे आज प्लेटफॉर्म है, जैसे आज हमारा भी प्लेटफॉर्म है मल्टीपल का, तो वहाँ पे आप अपना रिस्क प्रोफाइल कंप्लीट कर दें, आप जो टाइम होराइजन देते हैं, गोल का अमाउंट देते हैं। एक्सप्लेन करो थोड़ा, रिस्क प्रोफाइल से क्या मतलब होता है, मेरे एक आम इंसान की क्या क्या रिस्क प्रोफाइल होती है जो आप लोग देखते हो? हाँ, तो रिस्क प्रोफाइल में अलग अलग क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जिसके बेसिस पे दो चीज़ें डिसाइड करते हैं। एक आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, कि आपकी जो इनकम है, जो सेविंग्स हैं, जो एसेट्स हैं, उसके हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा है टॉलरेंस, आपका रिस्क टॉलरेंस, कि साइकोलॉजिकली आप कितना टॉलरेंट है रिस्क को लेके। और वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से बनाए हुए, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं ये दूंगा कि समझिए आप एक ट्रिप पे जाने वाले थे, अब आपकी नौकरी चली गई अचानक से, तो आप क्या करोगे? क्या आप ट्रिप पे कंटिन्यू करोगे, या ट्रिप कंटिन्यू करोगे लेकिन एक मॉडरेट ट्रिप ले लोगे, या आप ट्रिप पे जाओगे ही नहीं, राइट? तो इससे एक साइकोलॉजिकल हमें इनपुट मिल रहा है कि किस तरह से कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को कर रहे हैं एसेस, या फिर समझिए मार्केट में है तो कितना % ड्रॉडाउन आप देख सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो ग्रीन रेड देख ही नहीं सकते, नीचे जाएगा तो हम मतलब पैनिक हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन मतलब इस तरह से फ्रेम होता है कि आउटपुट में या तो ये मिलेगा कि वो नीचे जाने से पैनिक हो जाएंगे, या कुछ होगा बोलेंगे कि नहीं टेम्परेरी नीचे चला भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। कुछ होंगे बोलेंगे कि हाँ हम समझते हैं मार्केट है, यहाँ पे तो परमानेंट लॉस भी हो सकता है, अप डाउन चलता रहता है। हाँ, तो अगेन ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? मैं जनरली बहुत मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, इफ यू कैन गिव मी मोर एग्जांपल्स ऑफ प्राइज मनी का भी क्वेश्चन है, तो जिसमें हम पूछते हैं कि अगर आपने एक कंपटीशन में 5 लाख जीते, मान लीजिए केबीसी टाइप कंपटीशन है, और उसके बाद आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज और है कि आप 10 लाख जीत सकते हैं, 50 लाख जीत सकते हैं, या 1 करोड़ भी जीत सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली हर एक की अलग अलग है, राइट। तो विल यू कंटिन्यू और विल यू एग्जिट और विल यू कंटिन्यू फॉर व्हाट, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जिससे समझ में आता है कि देखिए प्रोबेबिलिस्टिकली चारों सिचुएशन का एक ही आउटकम है, लेकिन जो जनरली रिस्क अवर्स होगा वो बोलेगा भाई मेरे को तो जो मिल रहा है मैं लेके निकल जाऊंगा, और जो थोड़ा एडवेंचरस है वो बोलेगा कि मैं तो पूरा 1 करोड़ के लिए ट्राई करूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमने अलग अलग फ्रेम किए हुए हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि मेंटल मेकअप क्या है किसी इंसान का, वो किस तरह से रिस्क को परसीव करते हैं। ठीक है, तो अब मान लो मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं 5 करोड़ दाव पे लगा दूंगा 1 करोड़ के क्वेश्चन के लिए, लेट्स से। अब आपको पता लग गया कि ये तो हाई रिस्क टेकर है, ठीक है, तो इस बंदे का हम स्ट्रैटेजी जो प्लान करेंगे। नहीं, लेकिन ये आपका सिर्फ टॉलरेंस वाला पार्ट है। अच्छा, लेकिन आपकी कैपेसिटी है क्या? हाँ, तो अब वो कैपेसिटी कैसे जज करोगे आप? कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया, इनकम क्या है आपकी, सेविंग्स क्या है, आपका नेटवर्थ क्या है, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि लोगों की कैपेसिटी होती है लेकिन टॉलरेंस नहीं होता है। मतलब आज किसी के पास 100 करोड़ भी है लेकिन वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो पैनिक कर जाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ कि किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन रिस्क लेने को तैयार है, जैसे पंजाबी लोग। तो उनको ये बताना जरूरी है कि भाई आपकी कैपेसिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को हमें फैक्टर करना पड़ेगा। जो पंजाबी लोग होते हैं ना मोस्टली, उनका एटीट्यूड या नेचर थोड़ा ऐसी रहता है कि जेब में 5 रुपये भी ना हो बट खर्चा 20 का करने में घबराते नहीं है। हाँ, तो मतलब ठीक है, जनरलाइज तो मैं नहीं करूंगा लेकिन हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना। हाँ, तो उसका दोनों पहलू है। वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, फिर रिस्क टेकर्स भी हैं। एग्जैक्टली, तो एंड एंटरप्रेन्योर पंजाबी हो तो डबल हो जाता है फिर वो फैक्टर। बट एनीवे यार, ठीक है, तो आपने पहला रिस्क एनालाइज किया कि बंदे का रिस्क कैपेबिलिटी क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, एंड देन कैपेसिटी क्या है, व्हाट एल्स यू लुक एट। उसके अलावा हम देखेंगे टाइम होराइजन क्या है। अच्छा, कि कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी का लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है वेल्थ क्रिएशन का, किसी का गोल हो सकता है कि अगले साल मुझे एक फॉरेन ट्रैवल पे जाना है। हाँ, तो अगेन जो लॉन्ग टर्म के लिए हम सजेशन देंगे वो इसके लिए तो नहीं दे सकता मैं 1 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इक्विटी दे रहा हूँ 1 साल के लिए, आज की तारीख में जब वैल्यूएशंस मार्केट के रीजनेबल से थोड़े ज़्यादा है, मतलब थोड़े रिचर साइड पे हैं, तो 1 साल के लिए तो इक्विटी नहीं दे सकता, उसको डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ देना पड़ेगा। तो टाइम होराइजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम द रिस्क प्रोफाइल।
उसके अलावा जो अमाउंट है गोल का, क्योंकि अगर एसआईपी छोटी एसआईपी है तो मैं उनको मल्टीपल फंड्स दे ही नहीं सकता चाहूँ तो भी, क्योंकि हर एक फंड की एक अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है। लेकिन अगर लार्जर अमाउंट है तो हम 2 या 3 फंड्स देंगे, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। और जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं, जैसे करंट मार्केट वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से मैंने बताया कि इक्विटी देना आज की तारीख में सही नहीं है अगले 3 साल, 1 या 2-3 साल के लिए। अच्छा, हो सकता है हाइब्रिड हम दे दें 2-3 साल वाले गोल मतलब के आप लिए। ये बोल रहे हो इस टाइम पे इक्विटीज आर ओवर वैल्यूड? यस, मोर देन रीजनेबली वैल्यूड। आई वुडंट से ऑब्सीनली वैल्यूड या क्रेजीली वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन मोर देन रीजनेबली वैल्यूड है, स्पेशली सर्टेन सेगमेंट्स लाइक व्हाट जैसे सेगमेंट्स? स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, वो थोड़े मोर देन रीजनेबली वैल्यूड हैं। ओके। लार्ज कैप निफ्टी जो है वो फिर भी मैं बोलूँगा कि ठीक है, क्लोजर टू रीजनेबल है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप स्पेशली थोड़े ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं कंपैरेटिवली। एंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज़ कि मतलब आम इंसान जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें इम्प्लीकेशन क्या आते हैं इसकी वजह से? देखिए, अगर ओवर वैल्यूड लेवल्स पे आप कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो है, रिटर्न एक्सपीरियंस, वो आपका थोड़ा मतलब खराब महंगे होगा, पे खरीद रहा हूँ और रिटर्न मुझे कम मिलेगा। स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है। हाँ। अगर आप थोड़ा महंगा ले भी ले रहे हैं इक्विटी, और अगर आपका होराइजन 10-15 साल है, हो सकता है आप जो मार्केट रिटर्न 12% का है उसकी जगह आप 10% बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपका एक रिटर्न 10% शायद बन जाएगा। राइट। लेकिन अगर आप साल 2 साल में चेक करें, हो सकता है कि रिटर्न आपका लो सिंगल डिजिट्स भी हो, नेगेटिव भी हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि आपने खरीदा ही महंगा था। खरीदा आपने महंगा था, तो इसके लिए। अच्छा, तो रिस्क हो गया, फिर हमारा टाइम होराइजन हो गया, फिर हमारा कैपेसिटी हो गया, एंड हमारे गोल्स आ गए। हाँ, तो रिस्क, टाइम होराइजन, अमाउंट ऑफ द गोल और जो मार्केट वैल्यूएशन, ये 4 फैक्टर्स हम देखते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा कैटेगरी का फंड लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी होगा, शॉर्ट टर्म है तो डेट होगा, मीडियम टर्म है तो हाइब्रिड या इक्विटी, डिपेंडिंग अगेन ऑन द रिस्क प्रोफाइल। और अगेन उसमें फिर कौन सी सब कैटेगरी होनी चाहिए, कि लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी दे रहे हैं तो उसमें आज की तारीख में हम फ्लेक्सी कैप सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े रिचली वैल्यूड है। लार्ज कैप में अल्फा जनरेशन का स्कोप थोड़ा कम है, व्हाट इज अल्फा जनरेशन? कि इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने का स्कोप। अच्छा, मतलब जैसे इंडेक्स जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, लेट्स से हमने इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया निफ्टी 50, उसमें मान लो निफ्टी इंडेक्स 15% से ग्रो हो रहा था, तो अल्फा इज हाउ मच मोर अबव 15%? तो इंडेक्स फंड में तो आपका अल्फा जनरेशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो इंडेक्स को ही मिरर कर रहा है। लेकिन जो एक्टिव फंड है, जहाँ पे कि फंड मैनेजर इंडेक्स से हट के प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो का एक बना रहे हैं, उसमें क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो इतनी वाइडली ट्रैक्ड है, उनकी इंफॉर्मेशन भी बहुत वाइडली अवेलेबल है, सबके पास है, और वहाँ पे ज़्यादा ऊपर नीचे होने का स्कोप नहीं होता परफॉर्मेंस वहाँ से अल्फा जनरेट करने का फंड मैनेजर के पास। लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप है, जहाँ पे अभी भी देयर कुड बी सम इंफॉर्मेशन असिमेट्री, इतने वाइडली मॉनिटर्ड या ट्रैक नहीं है, तो वहाँ पे स्कोप हो सकता है कि वहाँ पे आप एक्सेस रिटर्न बना पाएँ। तो लेकिन बट रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ, रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशंस रिच हैं, तो इसके लिए हम फ्लेक्सी कैप प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप में आज ज़्यादा रख सकते हैं एलोकेशन, और जब स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटी आए तो वो लार्ज कैप से स्मॉल कैप मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर है, वो तो स्मॉल कैप में ही मेजॉरिटी इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उनका मैंडेट वही है कि स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। तो वो चीज़ है। आपने जब शुरू किया था ना, तो एक बात बोली थी कि रोलिंग एवरेज क्या है। हाँ, राइट, कि मतलब फंड ने लास्ट 5 साल में, 4 साल में कितने रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं, मतलब एवरेज कितना रिटर्न दिया। करेक्ट। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब ये है कि आज क्या होता है, जब आप देखते हैं रिटर्न्स कोई भी वेबसाइट पे या कहीं भी म्यूचुअल फंड एनालिसिस आपको दिख रहा है, कोई आप जिनके थ्रू खरीद भी रहे हैं, समझे ब्रोकर के थ्रू आप खरीद रहे हैं, आपके वहाँ पे जो रिटर्न्स दिखाई जाते हैं वो होता है कि 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 रिटर्न। तो आज अगर हम 5 अक्टूबर 2025 में हैं, तो 5 अक्टूबर 2024 को आप इन्वेस्ट करते तो क्या रिटर्न होता, वो एक ही दिन का आपको डेटा पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जब आप रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं कि पिछले 5 साल या 10 साल में किसी भी दिन अगर आप इन्वेस्ट करते 1 साल के लिए, तो क्या रिटर्न बनता, वो बहुत अलग होगा एक डेटा पॉइंट से, राइट? क्योंकि उसमें आप सैकड़ों डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स आर बीइंग एनालाइज्ड एंड देन एन एवरेज ऑफ दैट इज बीइंग टेकन। तो उसमें चांसेस हैं कि जो भी आउटलायर्स हैं, जैसे अगर आप एक ही साल का डेटा पॉइंट देख रहे हैं, एक ही डेटा पॉइंट देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट में कोई रीजन हुआ हो जिसकी वजह से वो फंड बहुत अच्छा दिख रहे हैं। लेकिन जब आप लॉन्गर हिस्ट्री देख रहे हैं और हर एक दिन की हिस्ट्री देख रहे हैं कि किसी भी दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें इवन आउट हो जाएगी, वो चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएगी। बट किसी का फंड ही अभी लॉन्च हुआ है, उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरे पास रोलिंग रिटर्न्स का तो कोई ऑप्शन है नहीं, राइट? हाउ डू आई नो वेदर दैट फंड इज गोइंग टू बी गुड और नॉट? तो वो फिर फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखेंगे कि जो फंड मैनेजर इसको मैनेज करने वाले हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने किस तरह से रिटर्न और रिस्क को बैलेंस किया है, वो देखेंगे कि वो पिछले फंड कौन से मैनेज कर रहे थे। हाँ, उसका अगर हम आइडिया ले लें, राइट, कि मान लो 6 साल तक वो उसके फंड मैनेजर थे किसी पर्टिकुलर XYZ इंडेक्स फंड के, एक्टिव फंड के, व्हाटएवर दैट फंड मे बी,
तो उसका अगर परफॉर्मेंस ये था तो वी कैन ड्रॉ कोरिलेशन कि यार ये नया फंड अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इसका भी इस लेवल का तो दे ही सकते हैं। राइट, तो ये तो क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो हम देखते हैं सारा, लेकिन क्वांटिटेटिव के अलावा क्वालिटेटिव भी चीज़ें हम देखते हैं। अगेन वो एक रिटेल पब्लिक के लिए शायद मुश्किल हो समझना देखना, बट व्हाट आर दीज थिंग्स? हाँ, जैसे कि फंड मैनेजर्स जो हैं उनकी फिलॉसफी क्या है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, राइट, क्योंकि वो शेयर करते हैं कहीं ना कहीं, कोई पब्लिकली भी शेयर करते हैं कहीं पे इंटरव्यूज़ में, मीडिया इंटरव्यूज़ में, या फिर उनके खुद के ही सेशंस होते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वेबिनार्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वो शेयर करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि अप्रोच क्या है, फिलॉसफी क्या है, कितनी साउंड है फिलॉसफी उनकी अच्छे जो investment साउंड की। फिलोसफिकल बंदा होगा, हाँ, आपके हिसाब से क्या फिलोसफी होनी चाहिए उसकी? नहीं, ओरिएंटेशन किस तरह से वो देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है या स्पेकुलेटिव ओरिएंटेशन है, राइट, रिस्क पे कितना फोकस कर रहे हैं, या फिर वो खाली बस जो चेस करे जा रहे हैं, जो मार्केट में जो चीज़ें हॉट चल रही है बस उसी को चेस करे जा रहे हैं, अच्छा। या रिस्क मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, वैल्यूएशंस पे फोकस है कि नहीं, राइट, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग होते हैं वो बोलते बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअल में वो कर नहीं रहे होते हैं, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स बट एक्चुअली देयर एक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड, एक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट, तो वो भी एक चीज़ देखते हैं हम। तो सिमिलरली फंड हाउस का भी वही देखते हैं कि फंड हाउस का एज अ टीम क्या अप्रोच है, किस तरह से वो देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, ओरिएंटेशन क्या है, तो वो कुछ हमारे एक्सपीरियंस से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि आज मैं भी हूँ या मेरे कुछ टीम मेंबर्स भी है, हमने पहले इक्विटी रिसर्च में काम किया जहाँ पे ये जो फंड मैनेजर्स है या फंड हाउसेस थे ये हमारे क्लाइंट्स थे। अच्छा। तो उस बेसिस पे भी हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि क्या अप्रोच है, किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं। हमने बीच में जब बात की थी ना तो एक एक्सपेंस रेशो की तो बात की थी, राइट? व्हाट ऑल आर दी कॉस्ट? मतलब पहला तो मुझे बताओ कि एक म्यूचुअल फंड जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, राइट? रेगुलर। क्या फ़र्क होता है दोनों में? हाँ, तो रेगुलर में जनरली किसी एजेंट के थ्रू आप वो ले रहे हैं अच्छा। फंड, राइट, अब वो एजेंट कौन हो सकता है, या तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर एक बैंक भी हो सकता है, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर भी जो आपको बेच रहा है कोई म्यूचुअल फंड, तो वो बैंक आपका फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वो एजेंट बन गया। अच्छा, बट मैं तो ऐप पे जाके ले रहा हूँ और वहाँ पे भी मुझे रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन दिखते हैं किसी भी ऐप पे, राइट, तो जैसे आज हर ऐप में नहीं होगा, जैसे आज हमारे ऐप पे दोनों चीज़ें हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट बोथ ऑप्शंस आर देयर। पहले तो हमारे ऐप में सिर्फ डायरेक्ट ही ऑप्शन था क्योंकि वी वर एक्टिंग एज एन एडवाइजर ओनली, बट एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड एज अ कॉर्पोरेट, वी कैन डू बोथ एडवाइजरी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछले 3 महीने से हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है अवेयरनेस बहुत कम है अभी भी, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो एडवाइजरी है उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है कमीशन वगैरह, तो इसलिए हम फीस चार्ज कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप फीस क्यों चार्ज कर रहे हो, मुझे तो मेरा बैंक तो फीस नहीं चार्ज कर रहा, या जो मेरा एडवाइज़र है, जो एक्चुअली एडवाइज़र नहीं है, शायद डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन उसको वो एडवाइज़र समझते हैं। हमारे घर पे आता है साल में एक बार और हमें बताता है कि मेरा टारगेट पूरा करा दो। हाँ, तो वो जो है वो एक्चुअल में एडवाइज़र नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन लोगों को लगता है वो एडवाइज़र है, तो बोलता है वो तो फीस नहीं चार्ज कर रहा, आप क्यों कर रहे हो। तो जब हम बताएंगे कि वो तो कमीशन तो लेकिन मिल रहा है उनको, तो बोलेंगे लेकिन वो तो एक ही बार मिलता है कमीशन, आप तो फीस हर बार चार्ज कर रहे हो, हर महीने चार्ज कर रहे हो, हर साल चार्ज कर रहे हो, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं कि कमीशन भी उनका जब तक वो इन्वेस्टेड हैं कट रहा है। आज आपके एजेंट ने आज आपको एक म्यूचुअल फंड दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कि उसको एक ही बार कमीशन मिल रहा है, हर महीने कटेगा, हर महीने मिलेगा, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तब तक वो कमीशन चलता रहेगा। तो वो डायरेक्ट के केस में ये नहीं होता? डायरेक्ट के केस में कोई कमीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एडवाइज़र के थ्रू अगर आप ले रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ले रहे हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं या दे रहे हैं, तो वहाँ पे कमीशन नहीं मिलते। तो जैसे आज हम भी जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दे रहे हैं किसी यूज़र को, क्लाइंट को, तो वहाँ पे हमें कोई कमीशन नहीं मिल रहा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, तो वहाँ पे हमारा जो अर्निंग का सोर्स है, वो जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं उनको, वही हमारा अर्निंग का सोर्स है। तो उससे होता क्या कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एज आई सेड हमने भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है, क्योंकि जो लैक ऑफ अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लोगों को पता नहीं है डायरेक्ट और इसमें फ़र्क क्या है, तो उस हिसाब से। एंड ऑनबोर्डिंग में भी कुछ फ्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में जब हम कर रहे हैं एज एन एडवाइज़र तो हमें डिटेल रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, इन्वेस्टर एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाना पड़ता है। अब इन्वेस्टर एग्रीमेंट है तो 9-10 पेज का डॉक्यूमेंट, और जिसका टेम्पलेट भी पूरा सेबी ने ही दिया हुआ है, मतलब एक ही क्लॉज हम चेंज कर सकते हैं, फी क्लॉज, बाकी सारे क्लॉज सेबी ने बताए हुए हैं पूरे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हिसाब से। लेकिन लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या 10 पेज का डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं। अब आपको ब्रोकर अकाउंट जब खुलवाना है, डीमैट अकाउंट, आप 200 पेज का एग्रीमेंट भी बिना पढ़े साइन कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको ब्रोकर या डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट, तो आपको वो डॉक्यूमेंट साइन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप साइन कर देते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब आप
कहीं से भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको बिना एग्रीमेंट साइन किए भी आप कर सकते हो, बिना एडवाइजरी एग्रीमेंट साइन किए हुए। तो इसके लिए आपको लगता है कि मैं क्यों साइन करूँ, तो इसलिए हम भी डिस्ट्रीब्यूशन भी ले आए कि जिसको जो चाहिए वो ले लें। सो डिफरेंस डायरेक्ट और रेगुलर में सिर्फ इतना है हाँ। कि रेगुलर हैज सर्टेन कमीशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर हु इज सेलिंग इट, राइट, देयर इज नो अदर डिफरेंस इन द फंड। देयर इज नो अदर डिफरेंस, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट कमीशन ऑब्वियसली द रिटर्न्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा उसमें, बढ़ जाएगा, हाँ। तो रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि एडवाइजर भी, बट मेरे को एज अ क्लाइंट, एज अ पर्सन, इंडिविजुअल हु इज इन्वेस्टिंग, मेरे को रेगुलर वाले में जाने में क्या फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, फ़ायदा देखिए ये है कि प्रोसेस सिंपल है, जैसे मैंने बताया, आपको एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करना पड़ रहा है कुछ भी। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। जैसे आप ही के प्लेटफॉर्म पे भी आप बता रहे हो है। हाँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म तो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। देयर आर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके खुद से ले सकते हो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एंड वहाँ पे आपका कमीशन नहीं लगेगा, नहीं कटेगा। लेकिन फ़र्क क्या है उन प्लेटफॉर्म्स में जहाँ से आप डायरेक्ट खुद से खरीद सकते हो या एएमसी की वेबसाइट से, और हमारे प्लेटफॉर्म में, कि वहाँ पे जब आप जा रहे हो आप DIY कर रहे हो, आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा फंड लेना है। यहाँ पे हम ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए थे उसके हिसाब से एडवाइस कर रहे हैं, तो जो आउटकम है उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो क्योंकि जब अगर 1% आपने बचा भी लिया तो वो 1% का रिटर्न तो वैसे ही बेटर हो जाता अगर एडवाइजर होता। हाँ, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप साल भर के गोल के लिए, पिछले साल जब मार्केट पीक पे था उस समय ये चैलेंज हमें भी आ रहा था, हम डेट में इन्वेस्ट करवा रहे थे, लोग कह रहे थे कि आप स्मॉल कैप क्यों नहीं दे रहे, पिछले 1 साल में तो स्मॉल कैप ने इतना अच्छा रिटर्न दिया। अब स्मॉल कैप दिया होता तो उनका कुछ पैसा ही नहीं बना होता, राइट। तो अब जो एडवाइजर की वैल्यू है वो क्या है, एक समय के बाद ही समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती है, और इसलिए पहले लोगों को लगता है कि भाई मैं फीस क्यों दूं। तो डायरेक्ट रेगुलर की बात हो गई, एक आ गया हमारा एक्सपेंस रेशो, द अदर इज एग्जिट रेशो। व्हाट इज एग्जिट रेशो? क्या ऐसा भी होता है कि मैंने म्यूचुअल फंड आज खरीदा, बोलते हैं एग्जिट लोड, मैंने आज खरीदा तो मैं बेच नहीं सकता, ऐसा लॉक इन पीरियड भी होता है? तो जनरली इक्विटी फंड्स जो होते हैं, ETF बोलते हैं जिनको, या नहीं? नहीं, इक्विटी फंड्स जो भी इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें जनरली लॉक इन पीरियड होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि इक्विटी एक वोलेटाइल एसेट क्लास है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो डिस्करेज करने के लिए कि भाई शॉर्ट टर्म में आप उसको पैसा निकालो, नुकसान खाओ, उसको डिस्करेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड डाल दिया जाता है। और फंड मैनेजर के लिए भी वो बेहतर है, क्योंकि अगर आप एज एन इन्वेस्टर हर 3-6 महीने में पैसा डालते निकालते रहोगे तो फंड मैनेजर भी एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर पाएगा, प्लानिंग और ओरिएंटेशन से कैसे काम करेगा, और इक्विटी के लिए तो वही चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन चाहिए। तो इसके लिए एग्जिट लोड एक बनाया गया है, जिसमें एक जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो 1% या 2%, डिपेंडिंग ऑन, हर फंड का अलग अलग अपनी पॉलिसी होती है। किसी का होता है कि 6 महीने तक अगर आप करेंगे तो वो एग्जिट लोड होगा, किसी का होगा साल भर तक होगा, बहुत रेयरली किसी कोई फंड का होगा कि साल भर से भी ज़्यादा पीरियड के लिए कुछ एग्जिट लोड है। और लॉक इन कुछ नहीं होता? लॉक इन खाली एक ही प्रोडक्ट में है, जो ELSS फंड्स होते हैं, वहाँ पे 3 साल का लॉक इन होता है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो टैक्स सेविंग के लिए किया जा रहा है। अच्छा। जो ओल्ड रिजीम में, अब तो उसका अट्रैक्शन काफ़ी कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी न्यू रिजीम में जाने लग गए हैं, जहाँ पे ATC का डिडक्शन होता नहीं है। पर ओल्ड रिजीम में जहाँ पे ATC का डिडक्शन था, तो अपार्ट फ्रॉम जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे PPF में, या इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, या होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट या ट्यूशन फीस वगैरह है, उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन था, वो 1.5 लाख के ATC डिडक्शन के लिए, जहाँ पे आप एक ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन उसमें फिर इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आपको टैक्स बेनिफिट उस पर मिल रहा है। तो ELSS के अलावा और किसी फंड में लॉक इन नहीं होता? कुछ क्लोज एंडेड फंड्स हो सकते हैं, पर टिपिकली जो एक आम निवेशक निवेश कर रहा है उन फंड्स में नहीं होता किसी। अच्छा, गॉट इट। अब मुझे ये बताओ कि 1 लाख की भी बात हो गई हमारी, कि 1 लाख के ऊपर आपको डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए, कि आप अलग अलग टाइप के फंड्स देख सकते हैं, बट व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार अब मुझे म्यूचुअल फंड के अलावा भी और एसेट, पहला तो म्यूचुअल फंड तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, मैं एसेट क्लास वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बट लेट्स से मैं म्यूचुअल फंड के अलावा डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, या गोल्ड खरीदूँ, या और कोई डाइवर्सिफिकेशन करूँ अपने एसेट क्लास में, वो राइट टाइम कब आता है? तो देखिए, सेविंग्स जब एक क्योंकि ये जब आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो आप अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जब आप 30,000 कमा रहे हो तब भी आप कुछ पोर्शन गोल्ड में डाल सकते हो, 10-15% बाद में भी डाल सकते हो। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि होलिस्टिक आप जो प्लानिंग करो, तो इसमें 3 स्टेज हो गए। एक तो हो गया कि सबसे फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आप कुछ बचा रहे हो उसको आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो,
उसमें भी पहले आपको एक कुछ तो इमरजेंसी के लिए रखना पड़ेगा पैसा, और उसके बाद जो बचेगा वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप में या मल्टी एसेट में आपने डाल दिया। नेक्स्ट स्टेज आएगा जहाँ पे आप गोल बेस्ड में मूव करोगे। तो पहले आप बस एक दो चीज़ें जो थी इमरजेंसी रख लिया, बाकी इन्वेस्ट कर दिया इंडेक्स या किसी में। अब आप आ गए नेक्स्ट स्टेज पे जहाँ पे गोल बेस्ड आप कर रहे हो। अब गोल बेस्ड जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के लिए अगेन आपको एक अच्छे एडवाइजर को एक्सेस चाहिए जो शायद आपको एक मिनिमम कॉर्पस के बिना नहीं मिले। तो फिर एंड व्हाट्स दैट मिनिमम कॉर्पस? टिपिकली 50 lakhs अच्छा टू 1 crore। कोई भी अच्छा एडवाइजर जो इंडिविजुअल बेसिस पे 1-to-1 एडवाइस कर रहा है वो उतना एक कॉर्पस डिमांड करेगा। अच्छा, बट ज़्यादातर लोग तो नहीं पहुंचते ना एकदम से। नहीं पहुंचेंगे। और इसी के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि एक नेक्स्ट स्टेप हो गया, स्टार्टिंग में जो एक बेसिक एकदम हमने शुरुआत की थी उससे नेक्स्ट स्टेप हो गया एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे आप आ गए कि आपके जो गोल्स हैं उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप पूरा डिटेल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉड गोल्स आपको पता है कि ठीक है, एक लॉन्ग टर्म एक रिटायरमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है, कुछ बच्चों की एजुकेशन है, या कुछ नियर टर्म एक्सपेंसेस हैं, स्कूल फीस है, या कुछ ट्रैवल प्लान है। तो वो गोल के हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारा भी प्लेटफॉर्म है मल्टीपल पे, वहाँ पे भी नीड्स वांट सेविंग्स तीनों सेक्शन हैं। तो तीनों सेक्शन में आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप गोल्स के हिसाब से आप सेविंग शुरू कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे कि आप अब सिर्फ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख रहे हो, आप पूरा एक फाइनेंशियल होलिस्टिक प्लानिंग देख रहे हो। जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि एक अच्छे एडवाइजर को आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, क्या ऐप पे हम वो चीज़ चाहेंगे करना? बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा डेटा हमें चाहिए, और डेटा शेयर करने में हमेशा लोगों को रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ट्रस्ट वाला भी फैक्टर आता है। ये एक 1-to-1 यहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, राइट? एक फेसलेस प्लेटफॉर्म है, तो उसको मैं इतना सारा डेटा कैसे दे दूँ? अब उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम भी आ रहा है। होपफुली वो जब डेवलप होगा 2-3 साल में तो शायद वो पॉसिबल हो कि हम जो चीज़ एक HNI के लिए कर रहे हैं वही चीज़ हम ऐप पे भी शायद कर पाएँ, जनरलाइज सबके लिए। हाँ, सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हम कर पाएँ। और आपकी जो ऐप है उसमें अभी HNIs के लिए तो नहीं है ना सर, वो तो सबके लिए है। अभी सबके लिए है, तो उसमें अभी गोल बेस्ड है। तो क्या होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स नॉर्मली जब लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे? जस्ट गिव मी लाइक ए रफ एस्टिमेट के मोस्टली लोगों के एज ब्रैकेट के हिसाब से बताओ कि यार आज के जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि यार जो 18 से 20-25 साल वाले लोग हैं उनके ज़्यादातर गोल्स क्या हैं जो आपके ऐप पे लोग डेटा भरते हैं? 25 से 30 वाले आज की डेट में क्या गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड 30 से 40 वाले क्या गोल्स पे फोकस कर रहे हैं? श्योर। तो जो 18 से 25 है उसमें मैक्सिमम शॉपिंग, अच्छा, या कुछ ट्रैवल भी। आजकल यंग लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग गए हैं, बैक पैकिंग करके फॉरेन भी चले जाते हैं, तो वैसे गोल्स हैं। या फिर कुछ गैजेट्स, मोबाइल हो खरीदना है गया मुझे, हाँ। या कुछ प्ले स्टेशन वगैरह खरीदना है। प्ले स्टेशन भी स्पेसिफिकली आते हैं लोग उसके लिए? हाँ, है कई सारे लोगों ने प्ले स्टेशन वगैरह के लिए भी गोल्स बनाए हुए हैं। तो ये हो गए। फिर जो नेक्स्ट है 25 से 30-32 वाला ब्रैकेट, वहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होने लगते हैं कि वेडिंग के लिए सेव करना है, अभी शादी होने वाली है, या कुछ अपस्किलिंग के लिए सेव कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं उसके लिए भी सेव कर रहे हैं। वो तो बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, ट्रैवल, शॉपिंग, गैजेट, तो वो ये भी करेंगे। अच्छा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ऐड होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी ऐड होगी। प्रोफेशनल ग्रोथ, वेडिंग, इन सब के लिए भी लोग सेव कर रहे हैं। या कुछ घर के लिए भी कुछ लोगों ने समझो सेव करना शुरू कर दिया हो। परसेंटेज है इसमें स्प्लिट, आपको अगर आइडिया हो तो ब्रॉडली ऐसे स्पेसिफिक एज ब्रैकेट वाइज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है तो मैक्सिमम शॉपिंग, गैजेट्स, ज्वेलरी और ट्रैवल, क्योंकि आज का इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया है। मतलब सबके एस्पिरेशंस हैं, सब फुलफिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सही तरीके से करना जरूरी है, और इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं स्पेंड वेस्टिंग का, कि सिर्फ सेव मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, बेहतर रिटर्न बनाइए, और हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उनसे एक्सक्लूसिव ऑफर भी आप लीजिए। और जब आप इस तरह से सेव करके स्पेंड कर रहे हो तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि कुछ इम्पल्सिव जो आपके स्पेंड्स हैं उसको ओवर टाइम आप अवॉइड कर पाओ। ये हमारे यूजर्स ने भी हमें बताया कि सिंस दे स्टार्टेड डूइंग इट दिस वे दे हैव बीन एबल टू अवॉइड सम इम्पल्सिव परचेजेस। तो आप इस तरह से सोचिए कि आप 12 लाख का जो आपने एग्जांपल दिया, महीने के 1 लाख रुपए, अगर आप 3 लाख रुपया डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर रहे थे और कुछ उसमें से 50,000 या 1 लाख का इम्पल्सिव स्पेंड आपने अवॉइड कर दिया, तो आपके 1-1.5 लाख बच गया जो मैं इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका लॉन्ग टर्म बफर आप इंक्रीज कर सकते हो। तो वो एक बेनिफिट भी है। लेकिन उसके अलावा जो रिटर्न्स और डिस्काउंट मिला के भी जो है, आप एक 20% जैसा रफली लेस आप पे कर रहे हो अपने गोल के लिए। एंड स्पॉन्टेनियसली भी कई बार होगा, जो यंग जनरेशन है स्पेशली, वो इतना प्लानिंग नहीं करेगी, तो वो उनके लिए हमने एक ओपन गोल रखा हुआ है कि कम से कम आप सेव तो करो, जब आपको जरूरत हो तब आप उस पॉट में डिप कर लो, और उसमें से आप ब्रांड का भी बेनिफिट ले लो जो हम आपको दिलवा रहे हैं,
उसके ऊपर मैं बात करूंगा क्या ब्रांड का बेनिफिट है और कैसे लिंक्ड है वो इस पूरी स्पेंड इन्वेस्टिंग से। हाँ बट 25 से 30 का आपने बताया कि थोड़ा सा वो कोर्सेज क्या करने हैं, अपस्किलिंग क्या करनी है, शादी के ऊपर भी ध्यान देने लग जाते हैं। 30-32 से 40 वाले हाँ, वो उस तो पे। वहाँ पे हाँ क्योंकि शादी हो गई है, शायद हाँ बच्चे भी हो गए हैं, तो देन होम, कार, किड्स एजुकेशन, किड्स हायर एजुकेशन, ये सब गोल्स भी आ जाते हैं। कुछ गिफ्टिंग गोल्स आ जाते हैं, एनिवर्सरी गिफ्टिंग, बर्थडे गिफ्टिंग, फेस्टिवल रिलेटेड गोल्स आ जाते हैं, फेस्टिवल शॉपिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। फेस्टिवल शॉपिंग के लिए भी लोग गोल्स बनाते हैं हाँ स्पेसिफिकली। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करने हैं, उसके लिए भी गोल बनाते हैं। वाओ। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, व्हाट्स द लेकिन मोस्ट शॉकिंग गोल दैट यू थिंक लाइक से देखा आपने अपने ऐप पे कि यार ये गोल बनाया किसी ने और आपको बहुत ही वियर्ड और शॉकिंग लगा? शॉकिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यूनिक, जैसे किसी ने एक टेलीस्कोप के लिए गोल बनाया हुआ था हाँ। कि उनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो उनको कोई हाई एंड टेलीस्कोप खरीदना है, तो उसके लिए उन्होंने गोल बनाया। तो वो काफ़ी और यूनिक कितना क्या गोल गोल था था। वो? कुछ 1 लाख रुपए के ऊपर का गोल था वो। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगा अच्छा 1 लाख के ऊपर का टेलीस्कोप भी कोई खरीदना चाह रहा है, हाँ तो वो यूनिक गोल था एक। हाँ। तो बाकी प्ले स्टेशन वगैरह का मैंने बताया, वो तो होते हैं गोल्स। ट्रैवल के अलग अलग गोल्स होते हैं, और मतलब ज़्यादातर लोगों के कहाँ के ट्रैवल के होते हैं, ऐसा भी डालते हैं लोग या सिर्फ ट्रैवल गोल होता है? नहीं, लिखते हैं कई बार, नाम से लिखते हैं हाँ, कि कहाँ यहाँ जाना जाना चाह रही है है। इंडिया हमारी? हाँ, तो ये तो बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशंस हाँ, हैं, but कोई ऐसा ट्रेंड लेकिन देखा? जैसे आजकल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में कई लोग जाना चाह रहे हैं, हाँ। वियतनाम कई लोग जाना चाह रहे हैं, जापान वगैरह भी कई लोग जाना चाह रहे हैं। तो अलग अलग हैं, डाइवर्सिफाइड है, मतलब हाँ। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोल पाऊंगा मैं कि हाँ यहीं सब जाना चाह रहे हैं, लेकिन इन सब कंट्रीज़ हैं में जाना चाह रहे हैं लोग। दुबई है, तो ये सब है। तो जब ऐप पे आपके लोग आते हैं एंड दे लेट्स से मुझे आईफोन खरीदना और मेरा गोल है कि यार मुझे 6 महीने में आईफोन खरीदना है, आपने मुझसे 3-4 सवाल पूछे जो रिस्क प्रोफाइल अंडरस्टैंड कर ली, ये सब चीज़ें आप ऐप पे पूछते हो? ये शुरुआत में ही है। अच्छा। अगर आपने एडवाइजरी ऑप्शन चूज़ किया है, हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कम है डेटा पॉइंट जो हम मांगेंगे आपसे। एडवाइजरी में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि वो लीगल एक रिक्वायरमेंट है ज़्यादा डिटेल करने की। और ना सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट, हमें लगता है वो ज़्यादा सही तरीका भी है, क्योंकि जब हमारे पास आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ज़्यादा बेहतर हम एडवाइस भी दे जो पाएंगे। HNIs के लिए है मोस्टली सर्विस। हाँ, नहीं वो तो ऑफलाइन हो गया, ये मैं ऐप की बात कर रहा हूँ। ऐप पे भी एडवाइजरी जो है उसमें वी विल वांट मोर डिटेल्स, बिकॉज इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, एंड ऑल्सो उसके बेसिस पे हम ज़्यादा बेहतर एडवाइस भी आपको दे सकते हैं। समझ गया। अब लेट्स से मुझे आईफोन खरीदना और मेरा गोल है कि मुझे 6 महीने में आईफोन लेना है, ठीक है। अब 10,000 रुपये मैं स्पेयर कर सकता हूँ महीने के, ठीक है। अब 60,000 मैं नॉर्मली बना लूँगा और उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो मेरा रिटर्न आ जाएगा। इज़ दिस हाउ इट वर्क्स और इज़ देयर एनीथिंग विच आई एम मिसिंग इन द प्रोसेस? नहीं, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, उसके ऊपर रिटर्न बनेगा। रिटर्न कुड बी एनीवेयर बिटवीन 6-7% से लेके 15-16%, अगेन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन क्या है उसके हिसाब से हम एलोकेशन करेंगे। जैसे 2 साल पहले हमने शॉर्टर गोल्स के लिए भी हाइब्रिड फंड दिया होगा, क्योंकि उस समय इक्विटी वैल्यूएशन इतने रिच नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में वो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन थोड़े रिचर हैं। तो आज की तारीख में मैं आपको लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट या लो ड्यूरेशन, डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम होराइजन, वो दे रहा हूँ। 6 महीने हैं तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न 6-7% ही बनेगा आज की तारीख में जो फंड्स हम दे रहे हैं। लेकिन सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलोसॉफी जो है वो है सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। और शॉर्ट टर्म में सेफ्टी और लिक्विडिटी पे हम हमेशा ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि अगर आपको 6 महीने में पैसा चाहिए और उस समय मार्केट्स डाउन है और मैंने इक्विटी आपको दे दिया, तो आपका गोल आप कैसे मीट करोगे? करेक्ट। तो वो रिटर्न जो बनेगा वो बनेगा, प्लस हमारे जो पार्टनर्स हैं उनसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे अलग अलग ब्रांड पार्टनर्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज, तो मान लीजिए आईफोन के लिए भी हमारी अगर पार्टनरशिप है तो उसमें आपको जो भी 2-3%, 5%, 10%, डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप, जो डिस्काउंट है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। बट पार्टनर को क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? लाइक हुएवर इज योर पार्टनर इन दिस केस, व्हाट आर दे गेटिंग आउट ऑफ दिस पिक्चर? तो उनके लिए 2-3 बेनिफिट्स हैं। हाँ। एक है उनको भी एक नया यूज़र मिल रहा है, नया बायर मिल रहा है। दूसरा है कि ये डिस्काउंट तो वो वैसे भी दे रहे हैं, सबवेंशन में भी दे रहे हैं, आज BNP वगैरह में भी दे रहे हैं, तो वो वही डिस्काउंट वो यहाँ पे भी पास ऑन कर रहे हैं। तीसरा है कि एक इंटेंट जो है के साथ कोई कर रहा है सेव, मान लीजिए ट्रैवल के लिए, तो उनको पता चल रहा है कि हाँ जो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं 6 महीने से कि मुझे ट्रैवल करना है, तो मेक माई ट्रिप मान लो आ गया और पार्टनर कर गया, राइट। तो ऑब्वियसली एट स्केल मान लीजिए जैसे मल्टीपल बढ़ता है और हमें पता है कि 1000 लोग जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए बाली जाना चाह रहे हैं, हम मेक माई ट्रिप को बोल सकते हैं कि बिना उनका डेटा शेयर किए बिना, मतलब हम इंडिविजुअल डेटा कभी भी शेयर नहीं करेंगे किसी का, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं कि 1000 लोग बाली जाना चाह रहे हैं, आप क्या अच्छा ऑफर दे सकते हैं, राइट। फिर मेक माई ट्रिप जाके उनके जो वहाँ पे वेंडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, होटल्स हैं,
उनसे they can negotiate a good deal and offer that. So it is a win-win-win for all of us, right? For the brand it is a win because they are getting customers with high intent. For the user it is a benefit because they are getting a better discount. And for us also it's a benefit because we will also get some percentage out of that. So at that scale, the network effects in your business will kick in that way. Right. क्योंकि जब मेक माई ट्रिप या फर्दर वो नेगोशिएट करेगा और आपके यूजर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे तो यूजर्स विल गेट मोर बेनिफिट एंड दस विल इनवाइट मोर More यूजर्स users also. सो इट्स अ साइकिल दैट यू कैन किक स्टार्ट एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट So at scale that should happen. सो दिस इज द इंटायर जर्नी ऑफ अ यूजर इन योर ऐप कि मतलब वो आया उसने गोल सेलेक्ट किया कि मेरा लेट्स से गोल है फ़ोन खरीदना या मेरा गोल है प्ले स्टेशन खरीदना या मुझे टेलीस्कोप खरीदना है और मुझे इतने टाइम में खरीदना है तो आप मुझे रिकमेंड करोगे अब कि मुझे कहाँ कहाँ पे पैसा डालना है और कितना पैसा डालना है एंड देन आई विल डू दैट इन्वेस्टमेंट राइट इन द ऐप मैं सेलेक्ट करूँगा SIP करूँगा वहीं से सब कुछ होता है या कैसे रहता है फिर आगे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है. पैसा हमारे पास नहीं आता है. वो डायरेक्टली फंड पे जाता है वो डायरेक्टली फंड में जाएगा क्योंकि एज पर सेबी रेगुलेशन फंड्स कैन नॉट कम टू अस. वो डायरेक्टली AMC के पास जाएगा और जब रिडेम्पशन भी होगा तब वो AMC से डायरेक्टली यूजर के पास ही जाएगा. उसके बाद देन दे कैन मेक अ परचेज विद वन ऑफ आवर पार्टनर्स, चाहे वो ट्रैवल में मेक माई ट्रिप हो गया या ज्वेलरी पार्टनर्स भी हैं हमारे, कई सारे शॉपिंग पार्टनर्स हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, तो किसी से भी दे कैन परचेज. मैं ना एक स्टैट पढ़ रहा था कि चाहे कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो जाएं इंडियंस स्टिल प्रेफर FD एंड गोल्ड्स ओवर म्यूचुअल फंड. व्हाई इज दैट? परसेप्शन ऑफ सेफ्टी विथ FD. गोल्ड तो इज अ इमोशन ऑफ मिलेनिया, उसको इतना जल्दी आप मिटा नहीं सकते. और सेफ्टी अगेन वही परसेप्शन ऑफ सेफ्टी विद गोल्ड, सेफ हेवन. एंड थर्ड जो है म्यूचुअल फंड्स में सो अगेन जो मैं पहले बोल रहा था आपको, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स जो है, तो सेफ्टी का परसेप्शन जो है इनमें दोनों में हाई है. म्यूचुअल फंड का परसेप्शन अभी भी है कि म्यूचुअल फंड मतलब रिस्की है, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी है, जबकि रियलिटी ये नहीं है. म्यूचुअल फंड कई प्रकार के हैं जैसे हमने डिस्कस किया. म्यूचुअल फंड में भी एक रेंज है अलग अलग, सिर्फ इक्विटी फंड्स नहीं है, डेट फंड्स भी हैं, गोल्ड फंड्स भी हैं, सब कुछ है. तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसके वजह से है, लेकिन वो चेंज हो रहा है. अगर आप देखेंगे ग्रोथ, तो म्यूचुअल फंड्स आर ग्रोइंग मच फास्टर देन डिपॉजिट्स, राइट. ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स का बेस भी बड़ा है काफ़ी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वो चेंज हो रहा है. ग्रोथ म्यूचुअल फंड की फास्टर है और उसकी वजह से प्रोपोर्शन भी चेंज हो रहा है. एक इंडियन हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग्स जो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में जा रही है उसका प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है. जो एक लो सिंगल डिजिट्स हुआ करती थी वो आज एक लगभग डबल डिजिट पे आ चुकी है. तो हाँ, मैं देख रहा था इंडियन म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज करंटली एट 15%, व्हिच इज ऑब्वियसली लेस देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 74%. राइट. तो ग्लोबल एवरेज से तो कम है काफ़ी. तो स्कोप बहुत है अभी भी. हाँ, अभी भी ग्रोथ का बहुत बहुत स्कोप स्कोप है. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स का म्यूचुअल फंड ओवरऑल लाइक इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड इज अप्रॉक्सीमेटली $24 ट्रिलियन. राइट. हमारी इकोनॉमी से 4-5 गुना ऊपर. राइट. बट इंडिया में भी जैसे मैंने कहा पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रोथ अच्छी रही है और आगे भी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ग्रोथ अच्छी रहेगी. एक और जो बड़ा चेंज आया है, अगर हम देखें पहले जो पैटर्न था इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड्स में, एक लंबे पीरियड के लिए बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे. बहुत से लोग एंटर करते थे, निकल जाते थे, क्योंकि पीक पे एंटर किया, फिर मार्केट में करेक्शन आया, फिर वो निकल गए. अभी SIP की वजह से एक जो मेजर चेंज आया है कि बहुत से लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत डिफरेंट है. जब पहले लमसम में आप इन्वेस्ट करके 30-40% ड्रॉडाउन देख रहे थे, आपने 5 लाख डाला, देखा 6 महीने बाद 3 लाख हो गया, आप निकल गए मार्केट से. लेकिन इस बार बिकॉज आप SIP कर रहे हो, इवन इफ अगर करेक्शन भी आ रहा है मार्केट में, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में रेड उतना नहीं देख रहे या उतने लोग नहीं देख रहे जितना पहले देख रहे थे. क्योंकि हाँ, जिसने अभी पिछले साल पीक में SIP शुरू की पिछले सितंबर में, वो हो सकता है रेड देख रहे होंगे थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में और थोड़ा सा पैनिक शायद कर भी रहे हो. लेकिन जो लोग पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं उनके केस में मान लीजिए वो 5 लाख 10 बना और वो 10 का भी अगर 8 भी हो गया, वो उस तरह से पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल कैपिटल प्रिंसिपल को लूज नहीं कर रहे हैं जो कि पहले होता था. और उसके वो डेटा में दिख रहा है. आज जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका अगर आप पैटर्न देखेंगे सेविंग का कि कितने साल तक कंटिन्यू हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो मोर देन 5 ईयर्स में डबल हो चुका है. वो पहले मोर देन 5 ईयर्स कुछ 20% लोग ही थे जो 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे. आज वो कुछ 40% लोग हैं जो 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो एक बहुत मेजर चेंज है और दैट विल हेल्प, क्योंकि ये जो लोग हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये और लोगों को जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ इस तरह से हमने किया और हमें ये बेनिफिट हुआ, तो देन मोर पीपल विल कम इन, मोर पीपल विल स्टिक फॉर लॉन्गर ऑल्सो. आप मुझे एक बात बताओ कि
हम गोल्ड की बात कर रहे थे और अभी गोल्ड का क्रेज हम देख ही रहे हैं, हाँ। राइट? व्हाई गोल्ड इज राइजिंग? इज इट बिकॉज के कंट्रीज लाइक इंडिया आर इन्वेस्टिंग मोर इन गोल्ड rather than buying US dollars, or is there anything else that is simply like increasing the rate? So see, definitely countries are buying more gold, and that is one major factor. And the perception of safe haven again in a environment of economic uncertainty. ये जो पूरा भी environment चल रहा है, especially after Donald Trump's election, जो uncertainty का tariff बोल दीजिए आप या overall economic uncertainty का, तो उसके वजह से वो perception एक है, एंड उसकी वजह से सेफ हेवन की तरफ गोल्ड को देखा जाता है और उस वजह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एंड कोई भी एसेट क्लास में, चाहे आप गोल्ड बोलो या चाहे इक्विटीज़ बोलो, चाहे रियल एस्टेट बोलो, जब वो एक सेंटिमेंटल लेवल पे चीज़ें चले जाती है तो वो एक मैडनेस होती है. अब उसमें कुछ फंडामेंटल रीजंस होते हैं, कुछ सेंटिमेंटल रीजंस होते हैं. अभी गोल्ड की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, दोनों हाउ मच यू थिंक इज फंडामेंटल एंड हाउ मच इज परसेंटेज वाइज मैं सेंटिमेंटल? बोलूँगा अभी राइट नाउ तो सेंटिमेंट ज़्यादा है फंडामेंटल का. फंडामेंटल से. फंडामेंटल तो देखिए, अभी गोल्ड में कोई भी एसेट क्लास जहाँ पे कैश फ्लोज नहीं है, वो फंडामेंटल आप उसमें क्या ही आप लगा सही पाओगे. बात है, रिटर्न्स तो है नहीं कुछ. हाँ, तो एब्सोल्यूट अगर हम डिविडेंड की बात करें या ग्रोथ की बात करें, हाँ. हाँ, तो कैश फ्लोज तो है नहीं इस एसेट क्लास के. इट्स मोर ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू. व्हाई इज इट लाइक दैट? बिकॉज इट इज परसीव्ड एज सच, एंड इट इज परसीव्ड एज सच ओवर अ मिलेनिया. मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो की तरह की 15-20 साल की हिस्ट्री है, गोल्ड की मच लॉन्गर हिस्ट्री है. तो लोगों के दिमाग में, स्पेशली इंडियंस में, तो वो है कि गोल्ड इज लाइक सेफ हेवन. इट्स द आपने ऐप के थ्रू एवरेज पर्सन लाइक मेरे जैसे लोग भी आते हैं आपकी ऐप पे, राइट? एंड देन यू डू ऑफलाइन एडवाइजरी जहाँ पे आप HNIs के साथ भी डील करते हो. अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ या रिस्क एपेटाइट की बात करूँ या गोल्स की बात करूँ, आई रियली वांटेड टू नो HNIs के ज़्यादातर क्या गोल्स रहते हैं. क्या वो सेम ही गोल्स हैं आम इंसान की तरह या डिफरेंट सोचते हैं वो, और उनका रिस्क एपेटाइट भी डिफरेंट होता है? देखिए, रिस्क एपेटाइट का इनकम लेवल से या एसेट से कोई लेना देना नहीं है. कोई लेना देना नहीं है. नहीं. अच्छा. वो उनके, मैं बोलूँगा, मोर देन ऑल दीज थिंग्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर अपब्रिंगिंग, देयर सर्कमस्टेंसेज इन विच दे हैव ग्रोन. कि वो किस तरह के वातावरण में पले बढ़े, जहाँ पे फियर कितना था या नहीं था. तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से, रादर देन मतलब इवॉल्व भी नहीं करते लोग HNIs जब बन जाते हैं HNIs? ऑफ कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते. लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक मेरे को लगता है कि वो अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है उस पर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा. एंड ऑफ कोर्स इवॉल्व करना ईजी नहीं है, क्योंकि इवॉल्व करना इज लाइक चेंजिंग योरसेल्फ, एंड देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट? इवन टू चेंज योरसेल्फ देयर इज रेजिस्टेंस, बिकॉज एवरीवन मे नॉट बी थिंकिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ और इवॉल्विंग एज अ पर्सन, राइट? तो एंड अगेन हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट भी होगा कि वो किस चीज़ में है. टाइम भी नहीं होता है, राइट? बहुत से बार लोग जो कर रहे हैं काम, उसमें इतना बिजी हैं कि वो अपने आप पे ही समय नहीं लगा रहे हैं. तो उस हिसाब से तो रिस्क जो टॉलरेंस है वो पैसे से रिलेटेड नहीं है. कि कितना पैसा आपके पास है, कैपेसिटी पैसे से रिलेटेड है, एंड दैट कैन चेंज द टॉलरेंस. कि अगर आपके पास वेल्थ क्रिएट हुई तो इट मे चेंज द टॉलरेंस लेवल फॉर रिस्क. मतलब मेरे पास 200 करोड़ है तो मैं फर्क नहीं पड़ता, 20 करोड़ में टॉलरेंस मेरा बढ़ गया ऑब्वियसली. हो सकता है, नॉट नेसेसरी. मतलब मैंने देखा है लोग जिनके पास 100 करोड़ प्लस भी होगा लेकिन टॉलरेंस नहीं है, वो ऊपर नीचे हो जाएंगे तुरंत. अच्छा. तो वो अलग. गोल्स में फ़र्क होता है? गोल्स में भी फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सी बार होगा कि इनके जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं. तो क्या किस टाइप के गोल्स हैं HNIs के? हो सकता है लॉट ऑफ देम माइट हैव ओनली वेल्थ क्रिएशन गोल्स, कि बस हमें अभी जो पैसा है, हम सरप्लस जनरेट कर रहे हैं, उसको बस बढ़ाना है. नाउ दैट कैन बी फॉर मीटिंग देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. रिटायरमेंट आप वर्ड बोलो या ना बोलो, जो भी है, मतलब उनके फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स के लिए. प्लस हो सकता है किसी को फिलैंथ्रॉपी करनी है, किसी को अपना खुद का बिजनेस करना है, वेंचर स्टार्ट करना है. तो इस तरह से गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे क्योंकि बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी मीट हो चुके हैं, राइट? जो घर है, गाड़ी है या घूमना फिरना है, वो सब शौक अपने पूरे कर चुके हैं. अब उनके ये सब वो सब तो चलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो गोल्स नहीं होंगे. हो सकता है किसी को नया घर लेना है, बड़ा घर लेना है, किसी को बंगला बनाना है, किसी को यहाँ पे कोई यूनिक गोल देखा? जैसे वहाँ पे आपने टेलीस्कोप का बताया था मुझे, कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ गोल था. अब एज अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आई नो इट विल वेरी, बट फॉर द जनरल मास ऑडियंस कोई ऐसा होता है एक फॉर्मूला कि यार 100% अगर आप अब इन्वेस्टमेंट स्प्लिट देखो अपना, 20% गोल्ड में रखो, 30% इक्विटीज़ में रखो, 10% रियल एस्टेट में रखो, थिंग्स लाइक दैट. ऐसा कुछ परसेंटेज है जो आप रिकमेंड करते हो नॉर्मली? नहीं, अगेन जैसे मैंने कहा कि बीइंग एडवाइजर्स, हमारा
हमेशा अप्रोच यही रहा है कि हर एक का सर्कमस्टेंस अलग है, हर एक का रिस्क प्रोफाइल अलग है, और उसके हिसाब से ही एडवाइस देना सही होता है। अब रूल्स तो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हर एक को एक्सेस नहीं है एडवाइस का, तो अगर हाँ किसी को रखना है तो मे बी 10-15% गोल्ड में रख सकते हैं। फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? अगेन ईच इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस। बट नुकसान क्या होता है दोनों में, फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो देखिए, अभी जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे वो एक अच्छा ऑप्शन थे क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, टैक्स फ्री थे, बट हाँ वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। डिजिटल गोल्ड में बेनिफिट ये है कि आपको सेफ्टी जो है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सेफ्टी और स्टोरेज का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में वो एक रिस्क ऑब्वियसली है स्टोरेज वाला। लेकिन और डिजिटल गोल्ड में भी जो रेगुलेशंस ऑब्वियसली स्ट्रेंथन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो होपफुली रिस्क भी उस हिसाब से नहीं रहेगा, बिकॉज देयर विल बी बैकिंग ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड ऑल। तो एक सेफ ऑप्शन है डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड, लेकिन देयर वुड बी सम मे बी एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं उसमें, कमीशंस वगैरह कुछ होंगे डिजिटल गोल्ड में, बट डेफिनेटली अगर आपको स्टोरेज वगैरह का रिस्क नहीं लेना है तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो 10-15% गोल्ड में डाल दिया, बाकी अगर एक ब्रॉड एलोकेशन मैं बोलूँगा अगर, तो मैं इस तरह से बोलूँगा, मैं परसेंटेज नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि आपको जो इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा चाहिए वो आप रख लो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में। अब वो कितना होना चाहिए वो आपके मेंटल कंफर्ट पे है, कि 6 महीने के एक्सपेंसेस हो या 12 महीने के हो या साल भर के हो 2 साल के, वो आपके मेंटल कंफर्ट पे है, क्योंकि हर एक का मेंटल कंफर्ट अलग होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पीसफुली सोना है रात को। तो अगर आपके पास वो फंड्स नहीं है जो आपको पीस दें तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो एक सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आप रख लो। उसके अलावा जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप अगेन फिक्स इनकम में आप पैसा रख लो। अब वो किसी के लिए 5% हो सकता है, किसी के लिए 15% हो सकता है, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से। और बाकी जो पैसा है वो आप लॉन्गर टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी ऑब्वियसली हमारा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो ज़्यादा लिक्विड है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं। रियल एस्टेट अगेन अगर आपने एक रियल एस्टेट 5 करोड़ का खरीदा, आप उसको 50 लाख अगर आपको चाहिए तो आप उसको 110 तो बेच नहीं सकते, राइट? पूरा ही बेचना पड़ेगा, बेचना तो पूरा ही और पड़ेगा, एकदम बिकता भी नहीं है, और एकदम से बिकेगा भी नहीं। अगर एकदम से बेचना है तो आपको हिट लेके ही बेचना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो हैसल्स हैं हर एक एसेट क्लास के अपने अपने। ट्रेडिशनली प्रेफर्ड रहा है क्योंकि विजिबल है, सामने दिखता है, और बहुत से बार कैश का भी एंगल रहा है कि जो लोग जिनके पास कैश इनकम है जो वो रिवील नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता था, रियल एस्टेट ही बचता था। लेकिन अगर वो इश्यूज नहीं है किसी के इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर रियल एस्टेट से ज़्यादा प्रेफरेबल इक्विटी है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एसेट क्लास, एंड लॉजिकल भी है बिकॉज इक्विटी इज अ रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज। तो वहाँ पे रिटर्न हायर बनना भी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रियल रिटर्न। बट फिर भी हाँ, एक बेसिक आपने घर ले लिया अपना कंजम्पशन के लिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरह हम प्रेफर नहीं करते एज अ कंपनी, एज अ टीम। लेकिन कंसिडरिंग कि इंडियंस के लिए वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो मे बी 10-15% आपने गोल्ड में रखा, 30-35% आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक्सक्लूडिंग योर प्राइमरी रेजिडेंस, एंड बाकी 50% जो है इक्विटीज, वो आप इक्विटीज़ में रखो। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बताया था, ऑल ऑफ दिस इज आफ्टर कीपिंग असाइड मनी फॉर इमरजेंसी फंड एंड योर नियर टर्म रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले उसको आपने साइड में कर लिया, उसके बाद जो बचा उसमें से ये आपने एलोकेशन बना लिया। कि म्यूचुअल फंड के केस में भी क्या एआई एल्गोरिथम्स आ रहे हैं क्या? हैव यू सीन दैट हैपनिंग ट्रेंड? देखिए, एआई मेरे को लगता है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड वर्ड है। तो सभी लोग ऐसा नहीं है कि उसका यूज़ नहीं है, यूज़ है, डेफिनेटली है। हम भी एज अ कंपनी एआई यूज़ कर रहे हैं। वेयर ऑल आर यू यूजिंग इट? टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी टेक टीम यूज़ कर रही है। वो तो आपके प्रोडक्ट लेवल पे हो गया। हाँ, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट्स भी, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम है, दे आर यूजिंग सम ऑफ द टूल्स, माइट बी वेरी कॉमन टूल्स एंड ऑल, मे बी इवन ChatGPT इन सम केसेस दे माइट बी यूजिंग, बट यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं एआई। इवन हमारी मार्केटिंग टीम भी यूज़ कर रही है फॉर सम। ट्विटर पे बहुत लोग डालते हैं कि मैंने ChatGPT को बोला कि मेरे को 10,000 रुपये हैं, यू नो, एंड मेरा प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखा कि 10,000 रुपये को मुझे 6 महीने में डबल करना है, तो एडवाइज मी अ स्ट्रैटेजी, और मैंने इसका पूरा फॉलो किया और 6 महीने मेरे पैसे डबल हो गए। व्हाट ट्रूथ इज दैट? सो मैं वही बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनालिसिस। 20% मे बी एनालिसिस, 80% इज बिहेवियर। नाउ एनालिसिस जो है वो ऑब्वियसली इंप्रूव हो रहा है। आज 30 साल पहले कोई रिसर्च कर रहा होता था,
उसके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाज नॉट इजी, वुड टेक टाइम, क्योंकि इंटरनेट भी तब नहीं था। लेकिन जैसे इंटरनेट आया, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बिकेम लिटिल ईजियर। आज not just access to information with AI, maybe analysis is also becoming easier. But that is just one part of the whole investment journey. The major part is the behavior part. अब वो behavior वाला part जो है वो क्या AI से solve हो पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको AI ने बता तो दिया आपको ये करना है, उसके बाद क्या आप वो एक्चुअल में करोगे? और अगर कर भी लोगे तो अगर 2 महीने बाद जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी तब फिर क्या आप वापस AI के पास जाओगे और फिर वो जो बोलेगा वही करोगे या नहीं करोगे? तो जो बिहेवियर वाला पार्ट है वो एक्शन लेने के लिए दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी एनालिसिस। एनालिसिस तो हो रहा है, ऑब्वियसली ईजियर हो गया है, ऑब्वियसली डेमोक्रेटाइज भी हो रहा है कि पहले एक्सेस कम लोगों के पास था, आज शायद बहुत ज़्यादा लोगों के पास है एनालिसिस का भी, इंफॉर्मेशन का भी। लेकिन अच्छा, और एक इशू अपार्ट फ्रॉम बिहेवियर सिर्फ रिलेटेड टू एनालिसिस ये भी है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है आप एक्शन ले ही नहीं पाओ, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पैरालिसिस जिसको भी बोलते हैं। हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इससे पॉजिटिव फायदे भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट ऑल्सो, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। तो जो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंटरनेट भी जब आया तो जिसने उसका पॉजिटिव यूज़ किया बहुत पैसे बना गया, वो बेनिफिट हुआ, जिसने नहीं किया उसको नुकसान हुआ। तो सेम वे इसका भी वही है, इस टेक्नोलॉजी को जो पॉजिटिवली यूज़ कर पाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। बट टेक्नोलॉजी शुड ऑलवेज बी एन एनेबलर, इट कैनॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग। तो लोगों को अगर लगता है कि हाँ ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा तो नहीं कर पाएगा। हाँ, एनेबलर डेफिनेटली आप उसको एज एन एनेबलर यूज़ करोगे, यू कैन एम्पलीफाई व्हाट यू डू, यू कैन नॉट रिप्लेस व्हाट यू डू। या मेक सेंस। थैंक यू सो मच विकास, बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए। थैंक यू, आई होप इट हेल्प्स।